अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवल का लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को नॉवल अच्छा लगा होगा, इसकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने रीड किया था कि कैसे दारान ज्वेरिया को बचाता है और किस किस तरीके से, कि कैसे उसने हिडन कैमराज उसकी ज्वेलरीज में छुपा रखे थे, कैसे कैसे उसने उसे सेव किया, कैसे वो अब दोबारा से जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दारान अब तक ज्वेरिया के मुंह पर हाथ रखे हुए था, जो फटी आंखों समेत अब दारान की तरफ देख रही थी। दारान ने उसके मुंह पर से हाथ उठाया और इस चिपकने वाली जाली को अपने अंगूठे के पोर पर चिपकाने लगा। ज्वेरिया अब गहरी गहरी सांस लेते हुए दोनों की तरफ देख रही थी। जिक ने ब्रीफकेस बंद किया और गाड़ी से उतर गया। जिक के जाने के बाद दारान ने अपने बराबर होंक बनी बैठी ज्वेरिया की तरफ देखा। वो लट्ठे की मान सफ़ेद थी। उसकी हालत पर दारान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। एजेंसी की इजाज़त पर वो ज्वेरिया को अपने खुफिया नाम से लेकर मकसद की तमाम मालूमात दे चुका था। ऐसा अब इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ज्वेरिया अब उनका अनजान मोहरा नहीं थी, बल्कि एजेंसी के रकन यानी उसकी बीवी के साथ साथ एजेंसी के सिविलियन हेल्पर थी। लेकिन अब इस सब के बावजूद वो क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में ज्वेरिया को कुछ नहीं पता था। इसीलिए अब ब्रीफकेस में रखी आंखों की डेलों और कटे हुए अंगूठे देखकर वो अपने खौफ को छुपा न सकी। मिसेस बासिल, इतनी सी हिम्मत है बस? दारान ने मुस्कुराहट दबाते हुए आस्तिकी से उसके करीब होकर सरगोशी की तो वो सटपटाई और थूक निकलकर चेहरे का रुख दारान की तरफ मोड़ा था। हिम्मत बहुत है, लेकिन हूँ तो इंसान ही, वहशी तो नहीं हूँ। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो मैं वहशी हूँ? दारान ने उसकी बात पर खफीफ सा कहकहा लगाया था। कुछ कम भी नहीं है, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? इन दोनों आदमियों की आंखें और उफ, वो ज़ोर से आंखें मीच गई थी। अच्छा, तो क्या इन दोनों की आंखें और अंगूठे को लाने के बजाय उनकी पूरी पूरी लाशें उठा लाते? दारान अभी मुस्कुरा रहा था। अब की बार वो कुछ नहीं कह सकी। गेट लॉक से लेकर अंदर मौजूद तमाम कोड डबल से ट्रिपल लॉक पर मुश्तमिल थे। थम स्किन, रेटिना स्कैन और कार्ड स्वाइप। कार्ड तो वो साथ ले आए थे, लेकिन इनके रेटिना और थम स्कैन के लिए जल्दी में यही करना पड़ा। वो अपनी दाहिनी आंख की पुतली पर उन दोनों आदमी का नकली रेटिना लेंस भी लगा चुके थे। वो अब भी सर को ब्रीफकेस के मंजर से झटक रही थी जब जिक ने वापस आकर ड्राइविंग निशान संभाली थी। गाड़ी स्लाइडिंग की तरह खुलते गेट के अंदर दाखिल हुई। गेट के अंदर की दुनिया बाहर की वीरानी से यकसर मुख्तलिफ थी, जहां अनगिनत असलाह से लैस आदमी घूम रहे थे। कतार दर कतार हज़ारों की तादाद में लगी गाड़ियों में उनके अंदर दाखिल होती गाड़ी की तरफ कोई मतवज्जा ही नहीं था। परेशान मत होना, अभी हम तुमसे अलग हो जाएंगे, लेकिन हम यहीं पर हैं। हमारे सारे काम पूरे होने तक तुम्हें शून को उलझाए रखना है। दारान उसकी तरफ बिना देखे समझा रहा था। वो कनखियों से गाड़ी के शीशों के पार जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। मैं कैसे उलझाए रखूँ उसे? दारान, आपने मुझे कहा था आप यहाँ मेरे साथ होंगे। दारान की बात पर वो घबरा गई थी। यहाँ दाखिल होने से पहले तक की हिम्मत और अब की हिम्मत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका था। घबराओ मत, मैं साथ ही होऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो उतरो अब। ज्वेरिया को उतरने का हुक्म देता वो खुद भी गाड़ी से नीचे उतरा। जिक ने पैसों से भरा ब्रीफकेस दारान को थमाया। दारान ने ज्वेरिया के बाजू को पकड़ा और आगे बढ़ने लगा था। वो लोग अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे जब दो सिया फार्म तेज तेज कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़े। उनको ऐसे बढ़ता देखकर दारान ने ऐसे बाजू पर दबाव डाले रुकने को कहा था। वो अंदर तक लरस गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो दारान को पहचान गए हों। दोनों आदमी पास आए। एक ने दारान के हाथ से ब्रीफकेस पकड़ा, जबकि दूसरे ने उसका बाजू खींचा था। वो झटका खाकर आगे बढ़ती भी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। वो लोग उसको दारान से अलग करके ले जा रहे थे। दारान ने आस्तिकी से आंखों को बंद करके खोला। इशारा तसल्ली देने वाला था। वो नम होती आंखों से उसकी तरफ देख रही थी, मगर लरसते दिल को हर धड़कन उसके लिए दुआ गो थी। बेवरली हिल्स उसकी इस ऊंची एनसेंग्लो इमारत के पीछे सूरज आहिस्ते से डूब रहा था। शाम के फैलते साए मुसाफात में एक बोझलपन पैदा कर रहे थे। इमारतों की जलती बत्तियां इस शरबती से मंजर को फसूखेज बना रही थी। इसी इमारत की एक फ्लैट में दो नफूस और फसूखेज
मंजर का हिस्सा लग रहे थे। अनिल के फ्लैट के लाउंज में लगे सोफे पर अनिल और जैसिका आमने सामने बैठे थे। हल्के अंगूरी रंग की मैक्सी में मलबूस वो हुस्न पर हसीन चेहरे वाली दोशीज़ा इस वक्त मुतरतम आंखों और सुर्ख होती नाक के समेत अनिल के सामने बैठी थी। अनिल पुरानी परेशानी से उसकी तरफ देख रहा था, जो बार बार अपनी गाल पर बहते आंसू साफ कर रही थी। वो आज फिर सुबह होते ही अनिल के फ्लैट पहुंच गई थी। सारा दिन अनिल की देखभाल में लगाया और शाम वो उससे अपनी ज़िंदगी की तलखियों के बारे में बताते हुए बुरी तरह रो दी थी। बज़ाहिर हंसती खेलती जैसिका अंदर से दुखों और अकेलेपन का शिकार लड़की थी। वो जो दरान की इजाज़त के बिना उसे कुछ भी न बताने का तय कर चुका था, अब उसे सब सच बता देना चाहता था। वो उसे हरगिज़ इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहता था। वो नहीं जानता था कि दरान किस सही वक्त का इंतज़ार में उससे सब हकीकत छुपाए हुए है, लेकिन आज उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसिका, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना था। अनिल की आवाज़ ने अचानक माहौल की खामोशी में खलल पैदा किया था। जैसिका ने नम आंखों और मुतरतम चेहरे समेत ही सवालिया उसकी तरफ देखा था। वो हल्की ग्रे टी शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस बेचैन सा लग रहा था, ऐसे जैसे कुछ कहना चाहती भी है और नहीं भी। खामोशी का दौरानिया तवील हो रहा था और अनिल अब चुपचाप था, लेकिन जैसे ही उसने लब खोले वो सराहत से उसके कुछ कहने से पहले ही गोया हुआ। देखो जैसिका, तुम जो सब कुछ समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रुक रुक कर अल्फाज अदा करता वो उलझा हुआ था और सामने बैठी जैसिका से नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए जलते दिए वो देख चुका था। वो इस मुख्तसर अरसे में इसके लिए बने बेपनाह जज्बात पनप चुके थे। एक तन्हा और टूटा हुआ शख्स ऐसा ही होता है। वो तन्हाई के अंधेरों में ना चाहते हुए भी किसी रोशनी के इंतज़ार में होता है। अनिल वही रोशनी बनकर आया था। वो बहुत खुश और पुरसुकून थी, लेकिन अनिल का ये उलझा अंदाज उसे उलझा गया था। मतलब ये कि जैसिका, मैं ना तो तुम्हें वो पैसे भेजता था और ना ही मैं तुम्हारा कोई खुफिया चाहने वाला हूँ। एक ही सांस में वो ठा ठा उस पर बम फोड़ रहा था। वो दंग हुई छोटी आंखों के अंदर की पुतलियां फैल गईं। देखो, तुम्हें पैसे मैं नहीं, मेरा बॉस भेजता है, फिल्म स्टार दारांग। वही वो असल शख्स है जो तुम्हें पैसे भेजता है। क्या? अब की बार वो फीकी सी आवाज़ कहती हुई और ज़्यादा परेशान लग रही थी। चेहरे पर बेयकीनी थी। दारांग को कौन नहीं जानता था। उसे तो इस बात पर बेइंतहा खुशी थी कि उससे मोहब्बत करने वाला लड़का कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का पीए है। लेकिन ये इंकिशाफ तो उसके होश उड़ा गया था कि उसे पैसे भेजने वाला अनिल नहीं बल्कि वो खुद है। हाँ, ये सच है और हकीकत तुम्हारी समझी जाने वाली हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कोई तुम्हारा खुफिया चाहने वाला नहीं है, बल्कि वो पैसे तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से भेजता है। माँ की वजह से? अब वो चुप नहीं रह सकी थी। मोतहीर लहजे में फटी आंखें, उसकी हैरत अब इंतहा को छूने लगी थी। हाँ, तुम्हारी माँ की वजह से। दरअसल किंजा पार्कर यानी कि तुम्हारी माँ उसकी भी माँ है। दारांग तुम्हारा सौतेला भाई है। सामने बैठी जैसिका के चेहरे पर मौजूद तासुरात बिल्कुल ऐसे थे जैसे उसे खबर के मिलने पर किसी के भी हो सकते हों। रात का अंधेरा फैलते ही इस भयानक खंडर में जैसे दिन चढ़ आया था। इमारत बाहर से जितनी भयानक और वीरान लग रही थी, अंदर एक रोशन चमकती धमकती अरियानी शुबाब शर्ब और मंशियात के नशे में बेहंगम हुए लोगों से आबाद थी। रात होते ही यहाँ से सेक्स वर्कर की रवानगी की तैयारियाँ और शराब का दौरा निकल चुका था। तकरीबन गाड़ियाँ और सेक्स वर्कर वहाँ मौजूद शियोन के आदमियों के हमराह के लिए शहर के लिए रवाना हो चुकी थी। बाकी बच्चे कुछ लोगों को बेआवाज़ इंजेक्ट मशीन गन से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हुए वो दोनों अब मेन हॉल में पहुंच चुके थे। वो दोनों उनके ही आदमियों के बेस में थे, इसीलिए किसी को उन पर शक नहीं गुजर रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वहाँ के आदमियों के कार्ड को कोड लेकर आगे जा रहे थे। अब वो जैसे जगह पहुंचे थे, यहाँ शियोन के बहुत ख़ास आदमी, उसकी सेक्स वर्कर्स ही जा सकती थी। दारान और जिक ने अंदर दाखिल होते ही मेन हॉल के कोड को बदल दिया था ताकि बाहर के लोग अब अंदर ना आ सकें। दारान का इशारा मिलते ही जिक ने पाम टॉप को हथेली पर खोला और उस पर उंगलियां चलाईं। वो हर कैमरे के पीछे एक दिन की बहुत सी क्लिप कॉपी कर चुका था। अब कैमरों में अब की वीडियो की जगह कल वाले क्लिप चलाने थे। जिक ने कुछ देर उंगलियां चलाईं और फिर एंटर की को दबाया। पैनिक रूम में लगे कैमरों को पिछले दिन के क्लिप में तब्दील करने के बाद जिक ने दारान को हाथ से ओके का इशारा कर दिया था। जिक का इशारा मिलते ही अब दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना था। अब वो दोनों मुख्तलिफ सिमत में मुड़ गए थे।
सिया फार्म उसका बाजू थामे तेज तेज चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। सुबह से एक कमरे में बंद रखने के बाद अब उसे निकाला गया था और शियोन के पास ले जाया जा रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देख रही थी कि शायद उसे कहीं दरान नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं नहीं था। चंद मिनट राहदारी में चलने के बाद वो शियोन के ऑफिस नुमा कमरे में उसके सामने खड़ी थी। शियोन के इसकी तरफ देखा और हाथ से पास खड़े आदमी को कमरे के बाहर जाने का इशारा किया था। वो अपनी जगह से उठा और खबासा से थोड़ी ठिठोरी पर हाथ फेरता हुआ उस तक आया था। एलेक्स को तो खुश किया तुमने, अब मेरी बारी है। ज्वेरिया, उसको ऑफिस से बाहर ले जाना है किसी भी तरीके से, सिर्फ 3 मिनट हैं तुम्हारे पास। दरान उसे शियोन को ऑफिस से बाहर ले जाने का कह रहा था। उसे इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। फौरन ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। शियोन, जो उसकी अकड़ को ख़त्म करने के लिए उसे हरासा करता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसके मुस्कुराने पर हैरत से आंखें खोलकर साकिन हुआ। ये क्या देखा मैंने? तुम मुस्कुराई? हाँ, तुम मुस्कुराई थी अभी। बस ये थी तुम्हारी अकड़, तुम्हारा वो तेवर, एक ही रात में सब खत्म। हैरत है। वो लगातार कह के ही लगा रहा था। फिर ये एकदम से बेसाख्ता बेखुद होकर करीब हुआ तो ज्वेरिया ने फौरन उसके अपने बीच हाथ हाइल किया था। यहाँ नहीं। आओ। फिर कहाँ? तुम्हारे कमरे में। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। वो खबाजा से सर हिलाता हुआ अलग हुआ और फौरन से उसका बाजू थामा और झटके से करीब किया। चलो चलते हैं, अब और इंतज़ार मुमकिन नहीं है। मुझे देखना है वो क्या है तुम में जो दीवाना बनाता है सबको। वो उसको खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे कमरे के बिल्कुल बाहर जिक बहुत एहतियात से राहदारी को अबूर करता हुआ शियोन के ऑफिस तक पहुंचा था। बासिल, मैं राइट पोजीशन पर हूँ। दरान को अपने पहुंच जाने की खबर देने के बाद वो अब अंदर मौजूद ज्वेरिया के बाहर आने का मंतजर था। उन्हें शियोन के इस ऑफिस से ही सब मालूमात निकालनी थी। शियोन एक झटके से जैसे ही ज्वेरिया को लेकर ऑफिस से बाहर निकला, जिक ने फौरन रुख फेरा। वो जिक की तरफ मुतवज्जा हुए बिना ही तेजी से आगे बढ़ गया था। जिक ने आंखें चुंदी किए और उसके ऑफिस के लॉक को देखा था। उसे अब ये लॉक डिकोड करना था। दूसरी तरफ दारान अब रास्ते में आते सब आदमी को ख़त्म करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जबकि तीसरी तरफ ज्वेरिया शियोन के कमरे में पहुंच चुकी थी। शियोन को अपनी तरफ पड़ता देखकर उसकी सांस खुश्क हो रही थी। दारान की तरफ से खामोशी जान निकाल रही थी। शियोन शैतान का रूप धारे आगे बढ़ रहा था। दारान, आप कहाँ हैं? फीकी सी कांपती आवाज़ में वो दारान को आवाज़ देती सब अदाकारी भूल चुकी थी। क्या हुआ अब? वो झुंझला कर दांत पीसते हुए पलटा था। ज्वेरिया तकरीबन भागती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे का लॉक वो किसी सूरत नहीं खोल सकती थी। वो यूं ही लॉक के साथ उलझ रही थी जब ये एकदम से शियोन ने उसे कंधों से थामकर अपनी तरफ मोड़ा था। छोड़ो मुझे दरान, वो शियोन को धक्का देते हुए चीख पड़ी थी। शियोन ने एक भवी चढ़ाकर जहरीली मुस्कुराहट को लबों पर सजाया था। ये फिल्म नहीं है मेरी जान, तुम्हारा हीरो वो यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। वो लपक कर ज्वेरिया तक पहुंचा था। दारान, वो पागलों की तरह चीखती हुई दारान को पुकार रही थी, जबकि वो कह लगातार अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। वह बेखुदी में इतना धुत था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी थी। दरवाज़ा खोलते ही दारान एक जिस्म में उस तक पहुंचा और इसे गर्दन से दबोच कर अपनी तरफ मोड़ा था। एक झटके से मास्क को चेहरे पर से उतारा। वो जो पूरी तरह से शैतानियत में धुत था, दारान को यूं सामने देखकर गुंग हुआ। आंखों को बार बार झपक कर वो उस बात का यकीन कर रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स वही है जिसे ज्वेरिया पुकार रही थी। दारान के जबड़े और बंद होती मुट्ठी की नीचे बाजू की रगें एक साथ तन कर उभर गई थी। हवा में उठा मुक्का उसके जबड़ों पर कारी ज़रब लगाता उसके ज़मीन पर गिरा चुका था। लिफ्ट का दरवाज़ा खोलते ही दारान ने एक झटके से उसे ज़मीन पर फेंका। शियोन ने आवाज़ भागता होकर इर्द गिर्द देखा था। वो तहखाने की गैलरी में औंधे मुंह लेटा हुआ था, नीम बरहना हालत में था, हाथ पीछे बंधे रखे थे और मुंह पर भी सिया पट्टी बांध रखी थी। दारान एक गैलरी में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था और तमाम लड़कियां हैरत से भाग भाग कर सलाखों तक आ रही थी। शियोन ने सुर्ख होता चेहरा ऊपर उठाया। दारान ने उसके चेहरे का हशर कर दिया था। उसकी बाएं आंखें सुर्ख होकर सोजिश के बाइस ऊपर को उभर आई थी। बिखरे बाल और चेहरे पर जा बजा मुक्कों के निशान लिए वो फटी फटी आंखों से कभी दारान और कभी ज्वेरिया की तरफ देखता और कभी सलाखों के पीछे चमकती आंखों वाली वो सीधा और बेहाल लड़कियों की तरफ देख रहा था, जो उसे बेखौफ आंखों के साथ किसी भूखे शेर की मान घूर रही थी। ऐसा भूखा शेर जिसके शिकार में और उसमें सिर्फ उन लोहे के सलाखों का फासला हो। वो लोग इस वक्त खुफिया तहखाने में मौजूद थे। ये शियोन की जेल थी। उसे वो अपनी बनाई हुई दोजख समझता था और ख़ुद को यहाँ मौजूद हर जीरू का खुदा मानता था। वो यहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद लड़कियों की ज़िंदगी, हत्ता कि उनके सांसों तक का मालिक खुद को समझता था। दारान ने उसको कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं दी थी। वो उसे पागलों की तरह मार रहा था और वो इसकी इतनी बड़ी फ़ौज में से कोई एक आदमी भी उसे बचाने के लिए नहीं पहुँचा था।
इतनी सिक्योरिटी और इतनी ताकत के बावजूद वो इस वक्त दरान के रहमो करम पर था। दरान के गूजे और मुक्कों में एक अजीब जुनून था, उसकी आंखों की वहशत में अजीब दर्द था। ये दर्द सिर्फ जुवेरिया की मोहब्बत और उसको पहुंचाई गई तकलीफ के लिए ही नहीं था। इस दर्द के पीछे उसके वजूद की हर जख्म की चुभन थी। उसकी माँ उसकी पैदाइश से पहले ही मुकम्मल तौर पर नशे की लत में जकड़ी ही जा चुकी थी। इसकी पैदाइश के चंद माह बाद ही किंजा को यह एहसास होने लगा कि वो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। वो उसके खर्चे पूरे करती या फिर अपने नशे का खर्चा उठाती। आखिरकार तंग आकर वो उसे असफंद के हवाले करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई थी और वहां से शुरू होती है उसकी दर्द की दास्तान, उसकी महरूमियों की दास्तान, उसके दुखों वहशतों की दास्तान, तन्हाई, अकेलेपन और मजलूमियत की दास्तान। दरान को अपनी तमाम अजियतें और दर्द की वजह आज शियोन लग रहा था। वो उसे जान से मार देता, लेकिन उसकी जान इतनी आसानी से निकल जाए वो ये नहीं चाहता था। इसीलिए उसे घसीटते हुए यहाँ तक ले आया। वो और जुवेरिया अब शियोन के साथ तय खाने में मौजूद थे। जबकि जिक वहाँ ऑफिस से तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा था। एजेंसी से राब्ता करके अगला लहले अमल से पहले इन तमाम मालूमात को बर वक्त इन तक पहुँचा रहा था। दरान ने शियोन को जुएल के कमरों में वस्त में मौजूद गैलरी में लाकर पटका था, जबकि जुवेरिया वहीं तहखाने के दाखिली दरवाजे के पास लगे बोर्ड के पास खड़ी थी। इस बोर्ड पर मौजूद एक बटन से तमाम कमरों के दरवाजे के लॉक खुद ब खुद ही खुल जाते थे। दरान इस वक्त फिर से चेहरे पर मास्क पहने हुए था, जो उसने सिर्फ शियोन को अपना चेहरा दिखाने के लिए ही उतारा था। देखो, तुम सब पर जुल्म ढाने वाला आज तुम सबके हवाले है। इसका क्या करना है ये तुम सब अच्छे से जानती हो। तुम से आज उससे आज़ाद हो। बाहर आओ, कुचल दो इस जालिम को। दरान ने जबड़े पीछे चलाते हुए अंग्रेजी ज़बान में कहा और झुककर एक झटके से शियोन के मुंह पर से पट्टी खोल दी थी। पट्टी का खुलना था कि वो चिल्ला उठा, ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हें वो लड़की दे देता हूँ, तुम इसे ले जाओ, इन सबको भी ले जाओ, जितनी चाहो दौलत ले लो, मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ा रहा था। दरान ने जुवेरिया की तरफ देखा और फिर आहिस्तेगी से आंखें बंद करके खोल दी। इशारा मिलते ही जुवेरिया ने बर्क रफ्तारी से हुक्म की तामील की और बोर्ड पर लगे बटन को दबा दिया। जैसे ही बटन नीचे हुआ, क्लिक क्लिक की आवाज़ों के साथ तमाम कमरों के लॉक खुल गए थे। लड़कियां हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए बाहर निकलीं और फिर जैसे ही शियोन पर निगाहें पड़ी, जो खौफ के मारे हुए सर को नफ़ी में हिला रहा था, दरवाजे के आगे पहले से रखी हुई प्लेट्स, जंजीरें और चाकू लेकर उस पर झपट पड़ी थीं। लड़कियां उसे बेदर्दी से मार रही थीं। उसके जिस्म पर हर जगह कोड़े, जंजीरें और चाकू बरस रहे थे। वो दर्द से चिल्ला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सब लड़कियां चीखती और चिल्लाती थीं जब उनके नाजुक जिस्मों पर वो उन सब चीज़ों से साथ जुल्म करता था और उनकी रूह तक को छलनी कर देता था। हर लड़की की आंखों में खून लिए खुद पर हुए हर जुल्म और ज्यादती का बदला ले रही थी। इतनी सारी लड़कियों में शियोन दबकर रह गया था। पहल पहल उसके चीखने की आवाज़ आती रही, लेकिन फिर वो भी दब गई। वो मर चुका था, लेकिन उस आखिरी लड़की तक ने उसे मारा था जिसको कोड़ा अभी तक नहीं पहुंचा था। वो उसकी लाश को भी मार रही थी, पैरों में नोच रही थी, उसके चेहरे, उसके जिस्म पर वार कर रही थी। हज़ारों की तादाद में लड़कियों ने चंद सेकंड में ही उसके परखच्चे उड़ा दिए थे। वो दरान के साथ कड़ी नम आंखों और पुरसुकून चेहरे के साथ इन मंजर को देख रही थी। आंखों की नमी आज खुशी के बायस थी, वो खुशी जो उसकी रूह को पुरसुकून कर गई थी। शियोन की मौत फ़कत उसकी राजदारी का परवाना नहीं थी। हज़ारों लड़कियां इस जालिम इंसान के जुल्म से आज़ाद हुई थीं। शियोन जैसे शैतान के चेले और वक्त के फ़िरौन दुनिया में आते रहते हैं, लेकिन जब अल्लाह अपनी रस्सी खींचने पर आता है तो सब नस्त नाबूद कर देता है। इसकी ताकत के आगे शियोन के बेपनाह ताकत और हिफाजती तदबीर सब नाकाम हो चुकी थीं और वो एक मसले हुए कीड़े की तरह अपनी ही बनाई हुई दोज़ख में फर्श पर पड़ा था। जोई, वो जो दरान के साथ खड़ी सामने के मंजर को देखकर अल्लाह की शान में बारे में सोच रही थी, बाएं तरफ से आती आवाज़ पर चौंक कर देखा। तमन्ना खुशी से चमकती आंखें लिए खड़ी हुई थी। वो हैरत और खुशी से उसकी तरफ देख रही थी। तमन्ना? जुवेरिया ने एक सेकंड के 99 हिस्से में उसे पहचान कर उसका नाम पुकारा और बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ी थी। कुछ लोग बहुत ही मुख्तसर मुलाकातों में भी आपके जहनों पर बहुत गहरी छाप छोड़ देते हैं, ऐसी छाप कि आप कभी भी उन्हें भुला नहीं सकते। तमन्ना उसकी ज़िंदगी में आने वाले लोगों में से एक ऐसी ही शख्सियत थी जिसने चंद दिनों में ही उसे बेहद मुतासिर किया था। तमन्ना के गले लगे वो बेइख्तियार रो दी। उसे जहन्नम में गुजरे इन तमाम दर्दनाक लम्हों में वो उसके लिए एक ठंडी फुहार की मान थी। तमन्ना को नमाज़ पढ़ता देखकर ही तो उसे इस बात का एहसास हुआ था कि जिन गुनाहों के
मर्तकब आप अपनी रज़ा से नहीं होते। अल्लाह के नज़दीक उन गुनाहों की गंदगी कोई मायने नहीं रखती है, वो आपकी रूह की पाकीज़गी को देखता है। यही वजह थी तमन्ना अपनी गलाज़त से शिकार हुए वजूद और छलनी रूह के बावजूद अल्लाह की बारगाह में पुरसुकून होकर सजदा करती थी। उसके चेहरे पर 5 वक्त के इत्मीनान उसकी रूह की पाकीज़गी और अल्लाह पर कामिल यकीन का बायस था। वो ये नहीं देखती थी कि वो इस वक्त किस जगह पर है, वो ये नहीं सोचती थी कि उसको शियोन किस गंदे काम के लिए इस्तेमाल करता है। वो तो बस ये जानती थी कि उसकी रूह पाक है और उसका मालिक अल्लाह है, और अल्लाह जिस हाल में भी रखे उसके आगे सजदा करना लाजिम है। शिकवा करने वाले और अपने नसीब को इल्ज़ाम देने वाले कभी इस सुकून को महसूस नहीं कर सकते जो तमन्ना किया करती थी। यही वजह थी कि आज अल्लाह ने उसकी आजमाइश को ख़त्म कर दिया था। अगर आपको नावल अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा भाई। दरान अब लड़कियों के तय खाने से निकलने के बारे में रहनुमाई कर रहा था। इन सब लड़कियों के लिए बाहर चाइना की हिफाजती टीम आ चुकी थी। एजेंसी ने अपनी टीम की मनफी रखते हुए इस जगह की सारी मालूमात एक एजेंसी के ज़रिए चाइना पुलिस तक पहुंचा दी थी। खबर पहुंचते ही उनकी रेस्क्यू फ़ौज इस अनजान जगह में कैद हुई लड़कियों को बाजियाब करवाने पहुंच गई थी। बाद अज़ा मज़ीद ये बात पता चली कि ये जेल सिर्फ उन लड़कियों ही नहीं, बहुत से लड़कों और बूढ़े लोगों में भी थे। इसमें चीनी अहकाम और पूरे मुल्क में ख़बर तेज़ी से फैल चुकी थी। चीन अपने ही मुल्क में मौजूद इस वहशतनाक और भयानक जगह की निशानदेही पर हैरत का इजहार कर रहा था। उनके मुताबिक वो इस इलाके और यहाँ होने वाली तमाम कार्रवाइयों के बारे में बिल्कुल बेखबर थे। जहाँ सब लोग सामने के दरवाजे से निकल रहे थे, वहाँ सिर्फ 3 लोग थे जो इस जगह के खुफिया रास्ते से होते हुए बाहर निकल रहे थे। दारान ज्वेरिया और जिक को लेकर उस खुफिया नक्शे के ज़रिए यहाँ से बाहर जा रहा था, जहाँ एजेंसी का हेलीकॉप्टर पहले से ही उनके इंतज़ार में था। चीन की पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। इस इमारत का मजबूत गेट एक धमाके से तोड़ दिया गया था और बादाज़ा चीनी पुलिस के मुताबिक इस खुफिया जगह से 34,000 से ज़्यादा अगवाकार ख़वातीन, मर्दों और कमसिन बच्चों को मुख्तलिफ़ जगहों से निकाला गया था। अहदेदारों ने बताया कि इन मगियों को जिस्म फरोशी, जिस्म के अज़ा की फ़रोख्त और मंशियात की स्मगलिंग के लिए ज़बरदस्ती इस्तेमाल किया जाता था। अजीब व गरीब और जदीद तर्ज पर तैयार की हुई इस जगह से बहुत सी लाशें भी निकाली गई थीं, जिसमें से एक लाश शियोन की भी थी, जिसकी शनाख्त करना भी मुश्किल थी। इस वाक़ये के बाद चीनी वज़ीरात ने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाने का अज़म कर लिया था। चीन की पुलिस मुकम्मल तौर पर चौंकी हुई थी और एक खुफिया ज़राए के मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मज़ीद 3195 स्मगलिंग गिरोहों के ख़िलाफ़ छापों में 8660 मगवी बच्चों और 15,458 ख़वातीन को भी बाजियाब कराया था। बहुत तजस्सुस और खोज के बावजूद उन्हें इस आदमी के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी थी जिसने ये सब कार्रवाई में उनकी मदद की थी। लड़कियों ने जिस चेहरे के बारे में बताया, दुनिया में ऐसी शक्ल का कोई आदमी मौजूद ही नहीं था। बहुत से अगवाकार लड़कियों की शनाख्त के बाद उनके मतलूबा ममलाक में भिजवा दिया गया था। बहुत से बदहाल कैदी अभी भी हस्पतालों में ज़ेरे इलाज थे। बहुत से बड़े नाम जो इस सब कामों में मालूस थे, उनके नाम सामने आने पर उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही थीं। दोपहर के 2 बजे अमेरिका एयरपोर्ट के इंतज़ारी गाह में मामूल की गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द चहल पहल ने बेनियाज व सर झुकाए इंतज़ार गाह में लगी नशस्त पर विराजमान था। थका चेहरा, बड़ी हुई शेव, वो चंद माह पहले इसी एयरपोर्ट पर उतरने वाला असवंद हरगिज़ नहीं था। उसके पाँव के पास नीचे पड़ा उसका सफरी बैग इस बात का निशानदेही कर रहा था कि वो रवानगी के लिए यहाँ मौजूद है। खुले पायचे वाली सिया पैंट पर कोट पहने वो अफसरदा और बेहाल बैठा था। असफंद, उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर उसे किसी ने पुकारा था। असफंद ने मुंदी आंखें खोली थीं। सफ़ेद दूधिया पाँव सुर्ख जूतों में मुकीद सिया चमकते फर्श पर मौजूद थे। किंजा पार्कर, हाँ वो किंजा पार्कर ही थी जो उसके सामने खड़ी हुई थी। असफंद ने सराहत से चेहरा ऊपर उठाया था। वो सुर्ख लंबे कोट में मलबूस दिलकश चेहरे पर परेशानी सजाए खड़ी थी। नवीन से अलहदगी के बाद वो दूसरे दिन ही उसके फ्लैट से चली गई थी और आज पूरे 2 माह बाद उसके सामने खड़ी थी। वो उसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर था कि उन 2 माह में उसकी ज़िंदगी में कितनी भयानक तब्दीलियाँ आ चुकी थीं। इनके बारे में उसे आगाही हो चुकी थी। असफी, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें पूरे 2 माह से तलाश कर रही हूँ और आज तुम्हारे ऑफिस के ही एक आदमी से सब पता चला। वो मैं असफन ने बेचारगी से कुछ कहने के लिए लब खोले कि वो गुस्से से घूरती हुई उसके साथ वाली निशस्त पर विराजमान हुई थी। माना नवीन से अलहदगी के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन इतने दिन हम साथ रहे, दोस्त जैसा नाता तो था ना। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया।
अब चुपचाप बिना बताए पाकिस्तान जा रहे हो। आपका शिकवा बजा है, लेकिन जब खूनी रिश्ते ही खोखले निकल आए तो दोस्त उस छाछ की तरह लगते हैं जिसे दूध का जला फूंक फूंक कर पीता है। असफर ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए हुए मायनेखेज जुमला उछाला तो वो उलझ कर उसकी तरफ देखने लगी थी। मतलब मैं समझी नहीं। मेरी जॉब ख़त्म होने और जेल जाने के पीछे नवीन भाई का हाथ था क्या? जी बिल्कुल, ये सच है। आपकी तलाक के बाद और उनकी हकीकत पता चलने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनसे मिलने और उन्हें समझाने गया। ओह, तुमने ये सब क्यों किया? किंसा का चेहरा लट्ठे की मान सफ़ेद हो रहा था। क्यों न जाता, वो मेरा चचाजाद भाई हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है और उनका कहा कि वो सब छोड़ दें, वरना पाकिस्तान में मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। असफर ने थूक निकला। किंजा सांस रोके बेयकीनी से उसकी बात सुन रही थी। मैं उनको ये धमकी देकर वापस आ गया, लेकिन नहीं जानता था कि उनके असर रसूख इतने कमज़ोर नहीं हैं। जब मैं अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो मुझ पर ऑफिस में करप्शन का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका था। मेरे ऑफिस सर ने मुझे जेल में डाल दिया। किंजा बेसाख्ता तासुफ से मुँह पर हाथ रखा था। 2 माह जेल काटने के बाद मेरे ऑफिस के एक कुलीग को मुझ पर रहम आया। वो ये सब जानता था कि मुझे फंसाया गया है। उसने वहाँ से मेरी बेल करवाई। मैं उसके बाद फिर से नवीन भाई के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मज़ीद कहा कि तुम अगर मेरे बारे में किसी को भी पाकिस्तान में बताओगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम खुद कितने जलील होकर जॉब से निकाले गए हो, और अब ये सब तुम फ़कत मुझे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अब चुपचाप पाकिस्तान लौट जाओ, वरना अब की बार तुम्हारी बेल भी नहीं होने दूंगा। असफर के लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी। वही मुझे पता चला कि मुझे जेल पहुंचाने वाला और अब मेरी बेल करवाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही चचाजाद भाई नवीन ही है, जो अब पाकिस्तान में सबसे अपना रिश्ता ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान में बनाई गई इतनी जायदाद और वहाँ उसका इंतज़ार में आना, आंखें बिछाए रिश्तों से उसे कोई सरोकार नहीं रहा। असफर ने बात ख़त्म की और फिर से सर झुका लिया था। किंजा उसके साथ बिल्कुल साकन बैठी हुई थी। तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे? किंजा ने सपाट चेहरे के साथ कहा तो असफर ने चौंक झुका सर उठाया था। बगौर किंजा के चेहरे की तरफ देखा था। वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं अगर यहाँ रुक भी जाता हूँ तब भी तुम मुझसे शादी कर लो। वो हनूज सपाट लहजे में सामने गैर मनी नुक्ते पर निगाहें जमाए बैठी कह रही थी। क्या? असफर ने हैरत से पूरी आंखें खोली थी। किंजा ने पुरसुकून अंदाज में चेहरे का रुख उसकी तरफ फेरा था। हाँ, तो मुझसे शादी कर लो। यहाँ मुस्तकिल होने के लिए तुम्हें किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी, तो मुझसे कर लो। लेकिन मैं नवीन खुद को समझता क्या है? तुम हरगिज़ पाकिस्तान नहीं जाओगे। मैं उसे दिखाऊंगी कि रिश्ता क्या होते हैं। चलो मेरे साथ। तुम्हें डरने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी बदले की आग में जल रही हो। नहीं किंजा, चुप, बिल्कुल चुप। उठो अभी फ़ौरन। रात का अंधेरे इस पहाड़ी इलाके के मुज़ाफ़त को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले चुका था। पहाड़ों की ऊंचाई पर जलती ये रोशनियां यहाँ मौजूद खूबसूरत रिजॉर्ट्स की थीं। इन्हीं रिजॉर्ट्स में से एक रिजॉर्ट की लकड़ी के बने शफाफ फर्श पर हल्के जामुनी रंग को पोशिश वाले काउच पर विराजमान दरान सर झुकाए हुए मोबाइल स्क्रीन को ऊपर नीचे उछाल रहा था। वो लोग इस वक्त चीन के ही पहाड़ी इलाके में बने रिजॉर्ट में मौजूद थे। एजेंसी ने तीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुँचाया था। सुबह से रात तक वो जिक के साथ लैपटॉप पर काम करता रहा, जबकि जूरिया रिजॉर्ट में मौजूद कमरे में सोती ही रही थी। सोकर बाहर आई तो वो दोनों वैसे ही मसरूफ़ थे। वो कुछ दूर सोफ़े पर आकर बैठ गई थी। बज़ाहिर तो निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी थी, लेकिन कान मुसलसल दरान और जिक की बातों पर ही लगे हुए थे। दरान उससे जिक से पाकिस्तान भिजवाने की मुतालिक बात कर रहा था। दरान की इस बात पर उसका दिल डूब गया। कुछ देर और बातें करने के बाद जिक गुड नाइट कहता हुआ रिजॉर्ट से बाहर निकल गया। एजेंसी ने उसके लिए एक अलग रिजॉर्ट बुक करवाया था। जिक के कमरे से बाहर जाते ही वो हवास भागता सी दरान के पास आ खड़ी हुई। उसे नीली फ्रॉक को जेबतन किए हुए और सुर्ख शाल को कंधों पर लपेटे सारा दिन सोई सोजिश ज़्यादा आंखें लिए वो दरान की आखिरी बात पर परेशान हो गई थी। दरान, मुझे पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? मुझे नहीं जाना पाकिस्तान। जूरिया की अचानक आने वाली आवाज़ पर उसने मोबाइल पर से निगाहें उठाईं। वो उसके सर पर परेशान चेहरा लिए खड़ी हुई थी। अच्छा, तो उसने सब सुन लिया। हमेशा के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ, बस कुछ मसाइल वो हल हो जाएं, फिर मैं खुद लेने आ जाऊँगा। फ़िक्र मत करो, वहाँ तुम्हारे रहने का मुकम्मल इंतज़ाम है। क्या मसाइल हैं ऐसे जो मुझे खुद से इतना दूर भेज रहे हैं?
गुस्से में रूप से कहती, बरखौस्ता। वो इतनी बेताबी जाहिर कर गई थी कि दरान की संजीदगी एकदम से शोकी में तब्दील हुई थी। हाँ, ये पिछले एक दिन में उनके दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं, लेकिन वो बीवी थी, ऐसी बीवी जिसको उसकी बेपनाह मोहब्बत पर यकीन होकर भी नहीं था। वो मोबाइल को सामने मेज़ पर रखे मुस्कुराहट दबाते हुए खड़ा हुआ, जबकि वो खफी और परेशान चेहरे पर रकम किए अब भी उसे घूरने में मसरूफ़ थी। वैसे मैंने सुना है कि बीवियां हमेशा मैके जाने के लिए बेताब होती हैं। तुम तो वाकई ही सबसे अलग ही निकली। मैं आपसे मसाइल के बारे में पूछ रही हूँ। ऐसे क्या मसाइल हैं जो मुझे यूं खुद से अलग कर रहे हैं? दरान की शोकी पर उसके गुस्से में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया था। दरान ने बगौर उसके खफा चेहरे को देखा और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए पैंट की जेबों में हाथ डाले संजीदगी से गोया हुआ था। बुरहान को हार्वी और ब्रूस ने अगवा कर लिया था। वो दोनों जो खुद भी गायब हैं। सबरीना समेत सब घरवाले बहुत परेशान हैं। दरहन की बात पर उसकी खफगी एकदम से हवा हुई। वो चेहरे पर परेशानी फैल गई थी। बुरहान, हार्वी और ब्रूस के तमाम साजिश के बारे में वो उसे सब बता चुका था। उसने दारान से बुरहान को सबरीना की खातिर माफ़ कर देने का वादा भी लिया था, लेकिन अब ये खबर परेशान कुन थी। ओह, अब क्या होगा? कुछ नहीं, वो लोग ज़्यादा देर चुप कर नहीं रह सकेंगे। जिस तरह चाइना पुलिस को खुफिया रिपोर्ट जारी की गई है, इसी तरह अमेरिका में भी जारी कर दी गई है, जिसमें हार्वी प्रोडक्शन का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका पुलिस उन्हें पाताल से भी खोज निकालेगी। दरान ने लब भींचे मतवज़न लहजे में वजाहत दी थी। वो अब भी परेशान खड़ी थी। बस मुझे बुरहान की गिरफ्तारी से बचाना होगा। मैं ये चाहता हूँ इस सब में तुम्हारा नाम कहीं ना आए, इसीलिए तुम्हें कुछ अरसे के लिए सबसे दूर पाकिस्तान रहना होगा। दरान की आखिरी बात पर उसके चेहरे पर उदासी फिर से सायब फैलने लगे थे। इस उदासी में अनगिनत वसवसे और बेयकीनी की झलक साफ वाज़ेह थी। दरान ने चंद सेकंड गहरी निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात को देखा। उसकी सोच को पढ़ने की नाकाम हुआ तो सर झटक कर आहिस्तगी से उसके सीने पर बंधे हाथों को खोलते हुए अपने हाथों में लिया। तुम्हारे चेहरे पर यह बेयकीनी मुझे बहुत तकलीफ देती है। आप मुझे छोड़ तो नहीं रहे? ओफ ओफ, आंसू में रुंधी हुई भारी आवाज़ थी और फिर टप टप आंसू की मोटी आंखों में गिर कर गाल भिगोने लगे थे। दरान ने तड़प कर उसे करीब किया था। वो तो बेजान हो रही थी। क्या सच में वो ये समझ रही थी कि सब मकसद पूरा होने के बाद वो उसे छोड़ रहा है? ओफ, एक तो उसकी सोच, वो जान नहीं पाता था। पता नहीं वो अब क्या गलत गलत सोच रही थी। जुएरिया, उसके हाथों को छोड़कर मोहब्बत से उसके चेहरे को अपने दोनों मजबूत हथेलियों में भर लिया था। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तो एजेंसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। यही वजह है कि उन्होंने मुझे तुम्हें सब बताने की इजाज़त दे दी थी। वो मोहब्बत से उसे समझा रहा था, लेकिन वहाँ तो किसी भी सफाई का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। रोने की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो चुकी थी। वो मजबूत आसाब की मालिक लड़की उसकी मोहब्बत में कितनी कमज़ोर थी। आंखें मीच कर मुसलसल आंसू बहाती नमकीन से हुस्न का मालिक उसकी मोहब्बत, उसके जज्बात की वाहिद हकदार थी। उसकी लंबी पलकें आंसू से तर थी। घुंघराले बालों की चंद लटे चेहरे के गिर्द, कानों के गर्दन के नीचे हड्डी को छू रही थी। वो उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसके सब गमों को खुद में समेट लेने वाली, उसके रोम रोम में मोहब्बत की जज्बात भर देने वाली अजीज़ जान थी वो। दरान ने बेइख्तियार अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब किया। लगता है तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा, कोई और तरीका आजमाना चाहिए। दरान की शोख मगर खुमार आलूद आवाज़ पर उसने भीगी पलकें बेयकीनी से ऊपर उठाई थी। वो चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब किए हुए था। आंखें जैसे ही उठीं उसकी निगाहों से जा मिली, जहाँ सर उठाते अनगिनत जज्बे उसको समेटने पर मजबूर कर गए। दरान का ये रूप, उसकी आंखों में जज्बात की गहराई, वो रोना भूल गई। तुम्हें इस रिश्ते की सच्चाई और मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन दिलाने के लिए अब बस वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। चाहता तो ये था जब तुम पाकिस्तान से आओगी तब, लेकिन अब मजबूरी बन गई है। दरान ने उसकी खुली आंखों में मोहब्बत से झांकते हुए मायने खेज जुमला अदा किया तो वो झेप कर निगाहें झुका गई। अब पलकें गालों पर लरज़ रही थी, दिल सीने में धड़क रहा था और रीढ़ की हड्डी में अजीब सा रथ नीचे से ऊपर से नीचे सफ़र कर रहे थे। दरान ने आहिस्ते से उसका चेहरा छोड़कर कमर के गिर्द बाजू हायल किए। करीब किया तो वो समेट कर छुई मुई हो गई थी। निगाहें अब भी झुकी हुई थी। पूछोगी नहीं वो तरीका क्या है? पूछो, क्या है वो तरीका? बामुश्किल हल्क से आवाज़ निकली। वो जो बेखुद हो रहा था उसके सवाल पर खुद ही खजल हो गया। मुबहम मुस्कुराहट ने लबों को घिराव किया था। उसकी कमर से गिरफ्त ख़त्म हुई और चंद कदम पीछे हुआ। वो जो इस लम्हे उसके तलिस्म में याकूत न सिफ्ता की मांद सुर्ख खड़ी थी। दारान के यूं खामोश होने पर, पीछे होने पर
सरासमिगी से लरसते पलके उठाकर उसकी तरफ देखा था। वो निचले लब को दांतों में दबाए इसी लम्हे की गुदगुदी पर खुद भी शर्मा रहा था। जुएरिया के देखते ही खजल होते हुए जल्दी से पेशानी सहलाई। अंदाज ऐसा था जैसे कुछ भी सुझाई ना दे रहा हो। वो रोना भूले अब मुजस्सिम हुई इस लम्हे में कैद थी जिसका सहर वो कुछ देर पहले ही फूंक चुका था। वो अब खुद ही शर्मा रहा था। चंद सेकंड गुजरने के बाद जुएरिया ने जैसे ही कदम पलटने के लिए आगे बढ़ाए, दारान के हाथ की गिरफ्त उसके साथ को मजबूती से थामे कदम रोक चुकी थी। वो जिसको दिल बरसों पहले दे दिया था, आज उस हसीन रिश्ते की शुरुआत में उसे कैसे रोक देती या क्यों कर खफगी में गंवा देती। वो ऐसी गुस्ताख होती भी तो उसकी कुर्बत के आगे एक न चलती। वो दारान था। नीलकियों पर्दों वाली खिड़की के खुले पट सियाह रात के आगोश में चांदी से चमकते चांद का मंजर दिखा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान पर ये चांद भी कमरे के मंजर को देखकर शर्माकर मुस्कुरा रहा हो। बेवरली हिल्स रात के इस आखिरी पहर में भी एनसाइक्लोपीडिया के इस इमारत के बहुत से अपार्टमेंट जगमगा रहे थे। उन्हीं बेशकीमती शीशे की तरह चमकते अपार्टमेंट्स में से एक अपार्टमेंट इस वक्त तो नफूस कितने घंटों से एक ही हालत में विराजमान थे। जैसिका अनिल के सामने वाले सोफे पर दम साधे हुए हमतन गोश बैठी थी और अनिल उसके दारान के मुतालिक बता रहा था, उसके ख्वाब तोड़ रहा था। वो ख्वाब जो एक हफ्ते से उसकी आंखें जागते हुए भी देख रही थी। उसने जो कुछ भी सोचा था वाकई ही पसे पुश्त कहानी मुख्तलिफ थी। अनिल कोई इस खुफिया चाहने वाला शहजादा नहीं था। वो तो बस किसी के कहने पर ये सब कर रहा था। लाउंज की खामोशी में अनिल की गंभीर आवाज़ गूंज रही थी। दारान अपनी माँ से अपनी महरूमियों के बारे में सवाल करना चाहता था। उनसे पूछना चाहता था कि उसे यूं छोड़ देने की आखिर क्या वजह थी। पाकिस्तान से अपने अंकल की जायदाद की कागजात के साथ उसे अपनी माँ के बारे में भी जो थोड़ी बहुत मालूमात मिली, उसी पर यहाँ आकर उनकी तलाश शुरू कर दी। जैसिका बार बार निगाहें उठाती, उसकी तरफ देखती और फिर झुका लेती। उसके बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब से लेकर अब तक सिर्फ अनिल ही बोल रहा था। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद जब लोग उसे मिले तो तुम लोगों के हालात और अपनी माँ की सेहत देखकर उसने इस तरह छुप कर मदद करने का फैसला कर लिया था। जैसिका की निगाहों में बीते हुए पलों के सारे मंजर घूम गए। वो हालात वाकई ही एक ज़िंदगी की मुश्किल तरीन और दर्दनाक हालात थे। किंज़ा की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसके पास ना तो उसकी दवा के लिए पैसे थे और ना ही नशे के लिए। एक कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट था जिसका किराया लेने के लिए रोज़ाना मालिक उनके घर के चक्कर लगाता और बदतमीज़ी करता था। तब अचानक से सब बदल गया था। उसकी मुलाजमत हो गई थी, उसे पैसे मिलने लगे थे। पुरानी बातें याद करते हुए उसकी आंखों की पुतलियों में भी आंसू झमकने लगे। अनिल मुतवत्तर बोल रहा था, तुम्हारी बेकरी में जॉब, तुम्हारी माँ की अस्पताल में इलाज से लेकर तुम्हें हर माह पैसे भिजवाने तक सब दारान करता रहा है। वो हल्का सा चौंकी थी। हाँ, वो इतनी बड़ी बेकरी में अपनी मुलाजमत हो जाने पर हैरान तो बहुत हुई थी, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि वो मुलाजमत के लिए इतनी जगहों पर दरख्वास्त भेज चुकी है। शायद किसी ने बेवरली हिल्स में उसकी दरख्वास्त मुंतकिल कर दी हो। इस दिन कैफ़े में भी हम दोनों वहाँ मौजूद थे और तुम्हें उस लड़के से बचाने के लिए मुझे दारान ने ही कहा था। अनिल की बात पर जैसिका ने गहरे सांस लिया। अच्छा, तो वो सब भी अनिल दारान के कहने पर ही करता रहा था। पता नहीं सब कुछ जानने के बाद भी दिल में अनिल के लिए पनपते जज्बात तब्दील नहीं हुए थे। सामने बैठा ये शख्स अब भी दिल धड़काने का सबब क्यों लग रहा था? अनजाने में ही सही, लेकिन वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन सामने बैठा ये शख्स वो कितने आराम से कह गया कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता है। देखो, मुझे नहीं पता तुम अब दारान के बारे में क्या सोच रही हो, लेकिन ये सच है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसकी माँ ने 1 साल बाद ही बाप के सुपुर्द कर दिया। बाप ने अपना प्यार तो क्या, नाम तक नहीं दिया। यहाँ आया तो पता चला कि तुम उसकी बहन हो। तुम्हें बेकरी के शीशे से पार घंटों बैठकर देखता था। तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें दस्तयाब रहे और कोई परेशानी ना हो, इसीलिए तुम्हें हर माह पैसे भेजता था। मुझे उनसे मिलना है। जैसिका ने अचानक उसकी बात काटी तो वो दफ्तन खामोश हुआ और फिर चंद सेकंड की खामोशी के बाद मुस्तरिब लहजे में गोया हुआ, जैसी मैं ये सब कुछ जो तुम्हें बता रहा हूँ, दारान इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। दरअसल उसने मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना कर रखा था। वो अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। दरअसल वो तुम्हें बाकी रिश्तों की तरह खोना नहीं चाहता। उसे ये लगता है जिस भी रिश्ते को उसके बारे में पता चलता है वो उससे दूर हो जाता है। अनिल ने दिलगीर लहजे में वजाहत दी और फिर इल्तिजाई निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम वादा करो तुम अभी उसे कुछ नहीं बताओगी। कहाँ जा रही हो? जहाँ से आई थी। रात बहुत हो गई है, सुबह चली जाना। नहीं, सुबह बहुत देर हो जाएगी, मुझे बेकरी वक्त पर पहुँचना है।
यहाँ से बेकरी ज़्यादा नज़दीक है, मुझे मेरे घर जाना है। रुको, जाना बहुत ही ज़रूरी है तो मैं छोड़ आता हूँ। छोड़ दिया है तुमने? सपाट लहजे में कहती हुई वो तेज़ तेज़ कदम दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा चुकी थी। अनिल, जो उसके आखिरी जुमले पर चुभन को महसूस करता हुआ वहाँ जामिद खड़ा था, तेज़ी से उसकी तरफ रखा ऊपरी कोट उठाता उसके पीछे भागा। इतनी रात को वो इससे किसी भी सूरत अकेले जाने नहीं दे सकता था। पता नहीं क्यों उस लम्हे वो उसके लिए ये सब दरान की बहन होने के नाते नहीं कर रहा था, कुछ और था, लेकिन क्या था वो समझने से कासिर था। मोहब्बत थी और क्या था। लड़की के सिया दरवाजे के ताले के बाहर से खुलने की आवाज़ भर उभरी और कमरे में गूंज उठी थी। पलंग पर कंबल में लेटा वजूद थोड़ा सा कसमसाया था। कितने घंटों की खामोशी के बाद ये आवाज़ सुनाई दी थी। क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला और एक 20-22 साल के लगभग का लड़का खाने के लवाजमात की ट्रॉली घसीटते हुए कमरे में दाखिल हुआ। ये छोटा और बिल्कुल बंद डरबे नुमा कमरा था, जिसमें एक अदद पलंग, लकड़ी की मेज़ पर रखी हुई पानी की बोतल और एक तरफ बाथरूम कबोर्ड के अलावा और कुछ मौजूद नहीं था। जैसे ही लड़का ट्रॉली को घसीटता हुआ आगे बढ़ा, पलंग पर लेटा वजूद एक झटके से कंबल को अपने ऊपर से उठाता हुआ उठ बैठा था। वो बुरहान था, बिखरे बाल और परेशान हाल चेहरा। वो पिछले 2 दिन से इस कमरे में कैद था। हार्वी और ब्रूस ने उसे अचानक फिल्म की शूटिंग से वापसी पर उठवा लिया था और लाकर यहाँ बंद कर दिया था। वो लोग खुद भी यहीं छुपे हुए थे। हार्वी को दरान पर पहले से ही शक था कि वो आम इंसान नहीं है, और अब ज्वेरिया के लिए उसने जैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया था। वो घबरा गया था। वो दोनों यहाँ छुप तो गए थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उन्हें अपनी हिफाजत के लिए कुछ और इक़दामात भी करने थे, और बुरहान का अगवा इसी बात की पेश नज़र था। क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर को क्यों बंद कर रखा है मुझे यहाँ? पलंग पर से उठता और लड़के पर चीखा था। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था, भूख से बुरा हाल था, लेकिन इस वक्त उसकी कैद की वजह जानने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसका मोबाइल छीन लिया गया था। कितने घंटों से वो भूखा प्यासा यहाँ बंद था। लड़का उसकी बात का कोई जवाब देने बिना वापस पलटने लगा। उसने एक झटके से उसके कंधों पर पकड़ कर अपनी तरफ मोड़ा था। मुझे हार्वी और ब्रूस से मिलना है, उनको बुलाओ यहाँ। मुझे क्यों कैद किया है यहाँ? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? अब की बार वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि सामने खड़े लड़के ने आंखें मीच ली दी, और इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, एक झटके से दरवाज़ा खुला और ब्रूस तिलमिलाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। बुरहान के हाथ की गिरफ्त लड़के के कंधे पर से ढीली हुई थी, और वो सराअत निगाहें उठाई और पूरी तरह ब्रूस की तरफ मुतवज्जह हुआ। चीख क्यों रहे हो? मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? क्या ये सिला है तुम लोगों की मदद का? बकवास बंद करो अपनी। तुमने हमारी कोई मदद नहीं की है, बल्कि अपने भाई की मदद की है। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या हमें? मतलब ये क्या कह रहे हो? मैं उसकी मदद क्यों करूँगा? एक मिनट। बुरहान ने जहन पर जोर डालते हुए हाथ खड़ा किए थे। लड़की तुम लोगों को मिल गई, सब काम अच्छे से हो गया, फिर ऐसा कैसे कह सकते हो? और मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? इल्ज़ाम? ये इल्ज़ाम नहीं है। तुमने हमारी कोई मदद नहीं की, बल्कि हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। दरान ने और तुमने मिलकर हमारे साथ गेम खेला, और अब पुलिस जगह जगह हमें तलाश रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि दरान ने शियोन को मार दिया है। हमारे हमारे गिरोह से जुड़े हर बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा सारा इंतज़ाम तबाह हो गया है। अब हमारा करियर तो एक तरफ, हमारी बाकी की ज़िंदगी एक भी खतरे में है। दरान ने क्या ये सब? लेकिन मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में, और मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। तुम लोग मुझे यूँ मौरदुल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हो। मुझे जाने दो यहाँ से। मेरी बीवी और वालिदैन परेशान हो रहे होंगे। बुरहान ने ज़ब्त से लाल होते चेहरे के साथ कहा और चंद कदम आगे बढ़ा। नहीं, तुम नहीं जा सकते, और हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक दरान की गिरफ्तारी की फहरिस्त से हमारे नाम को तर्फ नहीं करवाता। ब्रूस का लहजा दो टूक था। बुरहान का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो लोग आम लोग नहीं थे। जिस काम को वो मामूली समझकर लालच में आ गया था, अब अंदाज़ा हो रहा था वो सब कितने ख़तरनाक थे और कहाँ फंस चुका था वो। दरान ऐसा क्यों करेगा? वो मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों ने जो कहा मैंने किया। इसके बदले में तुम लोगों ने मुझे फिल्म दी। बस हमारा साथ यहीं तक था। तुम लोगों की अब अगली कहानी क्या है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, और ना मुझे जानने में दिलचस्पी है। मुझे यहाँ से जाना है बस। बुरहान ने नाक को भींचे तेज़ी से आगे बढ़ता कि ब्रूस ने झटके से उसे लड़खड़ा कर रोकने पर मजबूर कर दिया था। चुपचाप वहाँ बैठो, समझे? और दरान को तुम्हारे लिए ये सब करना ही होगा।
नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हें भी सारी ज़िंदगी हमारे साथ साथ तुम्हें भी सारी ज़िंदगी जेल में ही हवा खानी होगी, समझे? चल अब लगा अपनी बीवी को फ़ोन और बोल उसके दारान से कहे कि वो ये सब करे। ब्रूस ने एक जेब से बंदूक निकालकर उस पर तानी थी और दूसरे हाथ से अजीबोगरीब से मोबाइल को हथेली पर रखकर उसके आगे कर दिया था। चंद सेकंड तो वो हैरत में डूबा खड़ा ब्रूस की तरफ देखता रहा और फिर कांपते हाथों से ब्रूस की हथेली पर से मोबाइल उठा लिया। दरान का भी उसकी मदद करने नहीं आएगा, उल्टा दरान को ये सब पता चल जाएगा कि जुएरिया की अगवा में वो मालूस था। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे, हाथ कांप रहे थे, वो बहुत बुरा फंसा था। दूसरी तरफ दूसरे ही घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। दरवाजे पर बजती मुसलसल घंटी के बाईस वो तेज़ तेज़ कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अश्वंत से शादी किए उसे 2 हफ्ते हो गए थे। उसने अश्वंत की मदद ना सिर्फ उससे शादी करके की थी बल्कि उसको अपने ही कैफ़े में मुलाजमत भी दिलवा दी थी और अब वो दोनों पिछले 2 हफ्तों से एक ही फ्लैट में रह रहे थे। आज छुट्टी का दिन था। अश्वंत कुछ देर पहले ही किसी काम से घर से बाहर गया था। उसके जाने के कुछ देर बाद होने वाली घंटी पर वो यही समझ रही थी कि दरवाजे पर अश्वंत ही है। लंबे लंबे डग भरती वो दरवाजे पर पहुंची और अजलत में बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही एक ज़ोरदार धक्का मिला। वो लड़खड़ा कर एक तरफ हुई थी। घर में दाखिल होने वाला नवीन था। गुस्से में लाल चेहरा, शिव बड़ी हुई थी। वो एक पल के लिए शशद्दित हुई। ये क्या बदतमीज़ी है नवीन? बदतमीज़ी? और तुम जो करती फिर रही हो उसे क्या नाम दोगी? हाँ, उसे ना सिर्फ इस फ्लैट का पता चल था बल्कि यकीनन उसकी और अश्वंत की शादी की खबर भी हो चुकी थी। किंजा ने गहरी सांस ली और चंद कदम आगे बढ़कर उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। तुम भूल रहे हो शायद कि तुम मुझे छोड़ चुके हो। रोब किस बात का चला रहे हो? मैं तुम्हारी मलकियत नहीं हूँ अब। हाँ, छोड़ दिया है, लेकिन क्या तुम उसकी सज़ा के तौर पर मुझे जलाने के लिए और मेरी ज़िद में आकर मेरे भाई से शादी कर लोगी? मैंने अश्वंत से तुम्हें जलाने के लिए या ज़िद में शादी नहीं की है। उसने मुश्किल में मेरी मदद की थी, मैंने उसकी मदद कर दी। मेरी मर्जी मेरी ज़िद में की है, मैं जानता हूँ। तुम्हारी ज़िद में करनी होती तो मार्टन से करती, जो आज भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और मोहब्बत करता है मुझसे। तुम मार्टन से मिल रही हो? तुम उसके पास क्यों गई? क्या मैं तुम्हें जवाब दूँ? किंजा ने गुस्से से घूरते हुए लब भींचे थे। तुम हो, मैं नहीं हूँ। मैं जिससे भी मिलूँ, जिससे भी शादी करूँ, ये अब तुम्हारा मसला नहीं है नवीन, और ना ही होना चाहिए। तुम मार्टन की नीयत से वाकिफ़ होना। तुमने मुझे तो मेरी इस ऐसी गलती की सज़ा दे दी जो मैंने अनजाने में बहक कर सर अंजाम दे दी और ख़ुद मार्टन जैसे घटिया इंसान से मिलना जुलना शुरू कर दिया। तुम्हें क्यों इतनी फ़िक्र है अब मेरी? और तुमसे अच्छा ही है वो, बल्कि दुनिया का हर मर्द तुमसे अच्छा है। किंजा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? करती थी, अब नहीं करती। अब मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। नफ़रत के लफ्ज़ पर उसकी कनपट्टी की रगें तन गई थीं। उसने एक झटके से किंजा को अपने करीब किया और उसका गला दबोच लिया। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती हो। नवीन, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। किंजा ने घुटती हुई आवाज़ में हाथ पाँव मारना नाकाम जा रहा था। नवीन गुस्से में भरा उसकी हालत से बेखबर हाथ की गिरफ्त को मजबूत कर रहा था जब अचानक ही दरवाज़ा खुला और अश्वंत जो किसी काम से वापस लौटा था सामने का मंजर देखकर हैरत से पल भर को साकिन हुआ। फिर पागलों की तरह भागता हुआ दरवाजे से लाउंज तक पहुंचा। नवीन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? नवीन भाई, छोड़ें इन्हें। नवीन के हाथ की गिरफ्त, ओह खूब, अब समझा मैं सब। नवीन ताली बजाता हुआ सजाया मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए था। तुम ठीक कह रही थी किंजा, तुमने मुझे जलाने या मेरी जिद में शादी नहीं की बल्कि मोहब्बत में शादी की है। दोनों का इकट्ठे मेरे घर से निकलना और फिर एक साथ रहना। नवीन अंगश्त को हवा में दाएं बाएं झुलाता हुआ तंजिया लहजे के साथ बात करता हुआ चंद कदम आगे बढ़ा था। वो दोनों नासमझी से उसकी तरफ देख रहे थे। वाह, क्या मंसूबा था। दाद देनी पड़ेगी तुम दोनों को। नवीन ने इस्तज़ाइया लब बाहर निकाले और फिर गुस्से से पुकारता हुआ अश्वंत की तरफ मतवज्जह हुआ। और तुम घटिया इंसान, तुम तो मेरी भाई थे, मेरी ही बीवी पर गंदी नज़र रखी। शर्म नहीं आई तुम्हें? नवीन भाई, गलत बात मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा, कैसा है फिर बताओ? नवीन, ये क्या कर रहे हो? किंजा ये एकदम चीख कर आगे हुई थी। मैं उसे मार दूंगा। नवीन, नीचे करो गन, गोली चल जाएगी, पागल मत बनो। मार दूंगा मैं इसको। ठीक है, पहले मुझे मारो और फिर इसे मारो और जाओ यहाँ से। 1 2 3 सेकेंड। तुम?
नवीन ने गुस्से से लब भींचकर बंदूक नीचे की और जेब में डाल ली। मेरी बात कान खोलकर सुनो, चुपचाप पाकिस्तान वापस लौट जाओ, नहीं तो अगली बार गोली तुम दोनों को चीरती हुई आगे जाएगी। नवीन ने उंगलियां असफन की तरफ करते हुए धमकी दी और फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। किंजर सराहत से पलटी और असफन से लिपट गई। वो फूट फूट कर रो रही थी। असफन ने भी एक तैयारी में अपनी बाहों का घेरा उसके गिर्द हायल किया। वो इस वक्त तकलीफ में थी, बेतहाशा तकलीफ, और असफन का यूं उसके गिर्द बाहों को हायल कर देना जैसे जलते असाबों पर मरहम की तरह था। वो थकन से चूर थी और असफन का ये शफकत भरा साथ उसे तकवीद बख्श रहा था। ये कमज़ोर लम्हा उन्हें सब भुला गया था। रात का पहर धीरे से सरकते हुए दोनों के बीच वो लम्हा ले आया था जिसके बारे में दोनों ने नहीं सोचा था। यहाँ दिलों में मोहब्बत नहीं थी, बस एक रिश्ता, एक लम्हा या फिर एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास था। कराची का मौसम गर्म था, लेकिन एयर कंडीशन कमरे में माहौल ठंडा और खुशगवार था। जुवेरिया ने आहिस्तेगी से मुस्कुराते हुए सोफे के पुश से टेक लगाई, जबकि सुनैना की खनकती हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुझे तो अब हंसी आ रही है सोच सोच कर। याद है जब पहली दफ़ा दारान भाई को देखा था बारिश में भीगते हुए? ओफ हाँ, वो लम्हा कैसे भूल सकती हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराहट को गहरी कर गई थी। पाकिस्तान पहुँचे आज दूसरा दिन था। वो सीधा सुनैना के घर आई थी। सुनैना का शौहर उसका भी कज़न था और वो बहुत अच्छा इंसान था। सुनैना अपने घर में बहुत खुश थी। उसकी बेटी के बाद अब एक बेटा था। घर के हालात बहुत अच्छे थे। 2 माह पहले जान इस दुनिया से रुखसत हो गया था, लेकिन उसे किसी ने खबर नहीं दी थी। अब सुनैना से पता चलने पर वो कल से रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। अब जाकर सुनैना ने दारान की बातें करते हुए उसके जहन को बांटने की कोशिश की थी। जोई, मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, और अब्बा तुमसे नाराज़ नहीं थे। जाते हुए उन्होंने मुझे पास बुलाकर तुम्हारे बारे में पूछा था कि कैसी है वो, कहाँ है। मैं ही उसकी मोटी आंखों में आंसू चमक गए थे। वो बामुश्किल हुंकार भर सकी और आंसू गालों पर लुढ़क गए थे। फिर से रोना शुरू। आह मेरे खुदाया, मैंने क्यों जिक्र किया। सुनैना ने ताज्जुब से उससे डांटती हुई अपनी जगह से उठी, उसकी तरफ बढ़ी थी जब जुवेरिया के मोबाइल पर बजती घंटी पर मुतवज्जा हुई थी। मोबाइल पर दारान का नाम जगमगा रहा था। मुझे दो ज़रा। इससे पहले कि जुवेरिया फ़ोन उठाती उसने अचक कर मोबाइल उसके हाथ से लिया और झट से कान से लगाया था। हेलो दारान भाई, कैसे हैं? सुनैना बात कर रही हूँ। फ़ोन उठाते ही वो पुरजोश अंदाज में तड़ाक तड़ाक बोल गई, तो दूसरी तरफ चंद सेकंड की खामोशी के बाद आवाज़ उभरी थी। जी मैं ठीक हूँ, जानता हूँ आपको। जी लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी बीवी ने यहाँ आकर अभी तक रोने के सिवा और कोई काम नहीं किया है, बस रोए चले जा रही है। मैंने तो बहुत समझाया है, लेकिन मेरी बात तो आज तक नहीं मानी है इन्होंने। अब आप ही समझा कर देख लें। टर बोलती वो एक ही सांस में जुवेरिया की घूरती नज़रों से बेनियाज दारान को उसकी शिकायत लगा गई। दारान बेसाख्ता मुस्कुराया, आउटडोर का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। ले बात करें अपनी बीवी से और समझाएं इसे कि थोड़े अरसे के लिए यहाँ आई है, रोती रहेगी क्या? सुनैना ने चहकते हुए कहा और फ़ोन खफा सी बैठी जुवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। जुवेरिया ने उससे घूरते हुए फ़ोन पकड़कर कान से लगाया और आहिस्तेगी से गोया हुई थी। हेलो, रो रही थी? नहीं तो। लबों को आपस में मिलाए साफ झूठ बोला था और शरारत से देखती सुनैना को घूर कर देखा था। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी याद में तुम्हें और कुछ नहीं करने देगी, लेकिन तुम तो पाकिस्तान जाकर ऐसे बोली हो कि एक कॉल तक नहीं की। दारान ने शिकवे पर वो वाकई रोना भूलकर एकदम से सीधी हुई थी। दारान, हर आधे घंटे बाद तो बात हो रही है हमारी। हाँ हो रही है, लेकिन फ़ोन तो मैं ही कर रहा हूँ ना हर बार। तो एक ही बात हुई, आप करें या मैं करूँ? पॉइंट है। वो मुस्कुराई, जबकि दारान अब खफगी से अगला शिकवा कर रहा था। मैं तो ये समझ रहा था कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन मैं गलत था। मैं तुम्हारी हर खुशी देने में कामयाब नहीं हूँ। वो एकदम से संजीदा हुई, आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। हाँ, वो सच कह रहा था। दुनिया में कोई भी इंसान आपके माँ बाप का नेम बदल नहीं हो सकता, फिर चाहे वो बहुत चाहने वाला शौहर ही क्यों ना हो। दारान, मुझे अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। मैं अम्मा से मिलना चाहती हूँ, जुवूद को गले लगाना चाहती हूँ और मैरी को चूमना चाहती हूँ। बस इतनी सी ख्वाहिश। मैं आता हूँ तो दोनों मिलने जाएंगे। जुवूद वही है ना छोटा, पार्क में क्रिकेट खेला करता था? हाँ वही है। तुम उसे लेने आई थी ना नीचे, आपको याद है? रोना भूलकर हैरत से सवाल किया था। दारान ने शरारत से लब भींचे। हाँ, तुम घूरती बहुत थी इसीलिए याद है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ऐसा ही था, बहुत घूरती थी। मैं सोचता था इस लड़की को क्या मसला है, ऐसे क्यों देखती है मुझे। हाँ, माना खूबसूरत हूँ, लेकिन क्यों घूरती है मुझे? आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे।
खफगी भरे लहजे में कहती वो उसके शरारत को हवा दे गई थी। तुम्हारे काम शर्मिंदा होने वाले ही थे क्या? अब की बार तो वो चीख उठी थी। दरान का कहकहा गूंज रहा था। वो मसनूई खफगी से कुशन को घूर रही थी। हाँ, वो याद नहीं छत पर कैसे चिमट गई थी। दारान, क्या है आपको? बहुत प्यार। बरखस्ता उसके जवाब पर चेहरा गुलाल हुआ था। वो अब आउटडोर में रखी कुर्सी को देख रहा था जहां वो बैठी कुरान पढ़ती दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन है, आह शुक्र है यकीन आया। बस तुम वापस आओगी तो तजवीज़ सिखाऊंगा इंशाअल्लाह, और पढ़ने की फ़ीस भी लूँगा। दरान ने शुक्र अदा करने पर और अगले मायने खेज जुमले पर वो शर्माते हुए फ़ौरन बात बदल गई थी। कब आएंगे लेने मुझे? और क्या बना बुरहान के मसले का? इन लोगों ने कल कॉल करवाई है बुरहान से, ट्रेस नहीं हो सकी, लेकिन अब अगली कॉल पर हम मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। अगली कॉल ट्रेस हो जाएगी। वो भी फ़ौरन संजीदा हुआ था। इंशाल्लाह। चलो फिर बंद करता हूँ, तुम भी गपशप करो अपनी बहन से। जी, रोना मत, अब नहीं रोना बस। आई लव यू। दरान अब जवाब के इंतज़ार में खामोश था। वो लखाजत से मनमनाई थी। सुनैना पास है। दरान का कहकहा जानदार था। वो उसके कहकहे की आवाज़ को अपने अंदर तक उतरती सरशार हुई थी। ओके बाय। दरान के फ़ोन बंद होने के बाद उसने मुबस्सम सी मुस्कुराहट को लबों पर सजाए हुए सर सोफे की पुरसे टिकाए आंखें मूंद ली थीं। एक सुकून पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रखा था। दरान के साथ बीते आखिरी लम्हों की बहुत सी शरीर यादें लबों पर फैली मुस्कुराहट को वो गहरी कर रही थी। ऐसे ही खुश रहो हमेशा। सुनैना की आवाज़ पर उसने झेप कर आंखें खोली। वो मोहब्बत से उसे देख रही थी। गहरी सांस खारिज करते हुए सर को जज्बात में हिला दिया था। अमेरिका कैलिफोर्निया के साहिल समंदर में डूबता सूरज हर रोज़ की तरह एक और दिन के एहतमाम पर सुरमई रोशनी फैला रहा था। साहिल समंदर की एक एतराफ़ में बनी हुई फ्लैट्स की इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद ये 19वीं सदी की तर्ज पर फ्लैट था, जिसकी बालकनी में लकड़ी की रेकिंग के पास किंजा पार्कर झूलती कुर्सी पर उदास सूरत बनाए बैठी हुई थी। आधी आस्तीन वाली सफ़ेद शर्ट में मलबूस जर चेहरा लिए वो उलझन का शिकार लग रही थी। उसकी कुर्सी से कुछ दूरी पर बैठा नवीन मगन अंदाज में उससे कोई बात कर रहा था। यूं ही बात करते हुए उससे खामोशी और उदासी को महसूस करते हुए अचानक खामोश हुआ। ये वही किंजा पार्कर थी जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो भी उससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत कि उसकी मोहब्बत के आगे घुटना टेकता। वो आज मंशियात के गिरोह को खैराबाद किए उसके पास वापस लौट आया था। उसने ये सिर्फ किंजा की मोहब्बत में किया था। वो पिछले एक हफ्ते से उन लोगों से बचता यहाँ किंजा के फ्लैट में छुपा हुआ था। उसके यूं सब छोड़ आने पर असफंद भी बहुत खुश हुआ था और बहुत माफ़ी मांगने पर किंजा से माफ़ तो कर चुकी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। हर वक्त खामोश और सोच में डूबी रहती थी। असफंद ने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और ये सब उसकी रज़ा पर ही हुआ था, क्योंकि वो और नवीन पाकिस्तान जाकर फिर से शादी करना चाहते थे। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि तुम खुश नहीं हो किंजा? मैं खुश हूँ नवी। तुम्हारे दिल में कोई बात है? भला क्यों ना होगी खुश? ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ हंसी खुशी रहेंगे। तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर तुम्हारी उदासी और परेशानी की वजह क्या है नवीन? मैं हाथों को आपस में मसलते हुए वो रुक गई थी। नवीन हुनूस परेशानी के शिकन नामुदार किए हुए उसे देख रहा था। वो कैसे हिम्मत जताती और कैसे उसे ये बताती कि वो पिछले एक माह से अपने बातिन में एक वजूद लिए फिर रही है। वो वजूद जो एक खामोश लम्हे की मरहून मिन्नत था। इस लम्हे वो खुद को असफन से ज़्यादा कसूरवार समझ रही थी। असफन इस लम्हे में संभला भी था तो उसने नाकाम कर दिया था। उसके बाद वो बहुत दिन तक किंजा से नजरें नहीं मिला सका। दोनों की खामोशी का दौरानिया हफ्तों पर मुहित रहा था और फिर उसे पता चला कि वो लम्हा यूं ही चुपचाप नहीं गुजरा था। उस लम्हे का एहसास चाहे दोनों को नादम किए हुए था, लेकिन उसका नतीजा बहुत अनोखा था। माँ बनने का एहसास उसे जहाँ हैरान कर गया वहाँ एक अनोखी खुशी भी दे गया, क्योंकि वो इस एहसास के लिए जितने जतन किया करती थी ये वही जानती थी। किंजा ने जब असफन को बताया कि वो माँ बनने वाली है, असफन का बेहद परेशान होना उसे सब समझा गया कि वो लम्हा जो उन दोनों के बीच गुजरा किसी सूरत भी असफन के दिल में उसके लिए कोई एहसास पैदा नहीं कर सका था। असफन की सूरत देखते हुए उसने ये फैसला कर लिया था कि असफन अगर उसे छोड़ भी देगा तब भी वो उस बच्चे को इस दुनिया में लाएगी और अकेली पालेगी। लेकिन अब पूरे एक माह बाद नवीन के यूँ वापस आ जाने पर वो अजीब कश्मकश का शिकार थी। किंजा बोलो, क्या बात है? मुझे परेशानी हो रही है। नवीन, मैं माँ बनने वाली हूँ।
देखो, गलत मत समझना, असफंद और मैं हम सिर्फ इस रिश्ते में बंधे थे, लेकिन हमारे दिलों में ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक कमज़ोर लम्हा था जिसमें ज़्यादा गलती मेरी थी। वो नज़रें चुराते हुए अपनी बात की वजाहत दे रही थी, जबकि नवीन दम साधे बैठा हुआ था। एक तमाचा था या उसका इम्तिहान? मर्द कितना भी कम ज़र्फ होता है, इस मामले में ख़ुद कभी ऐसा कुछ जानबूझकर भी कर ले तो वो इस मामूली बात पर बात लगती है और फिर औरत से धड़ल्ले से माफ़ी का तलबगार बन जाता है। पर जब यही गलती औरत कर ले तो उसका दम घुटने लगता है। और यहाँ तो किंजा ने जो भी किया था असफंद की बीवी होते हुए किया था, फिर भी उसके दिल पर दर पे घूंसे पड़ रहे थे। मैं चाहती तो ये बात तुमसे छुपा लेती, लेकिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अब हम दोनों इस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालें। क्या असफंद जानता है ये बात? हाँ, मैं उसे बता चुकी हूँ। क्या कहा उसने? वो इस बच्चे को अपना नहीं सकता। वो रूबी से मोहब्बत करता है। मैंने उसे कहा था कि मैं उस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं उसे अकेले पालना चाहती थी। अब भी अगर तुम मुझसे इस बच्चे को छोड़ने का कहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, लेकिन इसको नहीं छोड़ सकती। मुझे असफंद से तो नहीं, लेकिन इस बच्चे से शदीद मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। किंजर के चेहरे पर फैलती खुशी दीदनी थी। वो आंखों में आंसू चमकाए बहुत मोहब्बत से नवीन की तरफ देख रही थी। बैरवेली हिल्स में ठंडी रोशन सुबह दरांग विला की शीशे की तरह चमकती इमारत को और दिलकश दिखा रही थी। पोर्च की खिड़की अनिल की गाड़ी की कुछ दूर पहले ही पोर्च में दाखिल हुई थी। नाइट गाउन में मलबूस दरान सिगरेट को लबों में दबाए हुए आउटडोर की शीशे की दीवार के पार देख रहा था, जबकि उसके बिल्कुल पीछे परेशान हाल खड़ा अनिल पैंट की जेबों में हाथ डाले और पेशानी पर बल डाले मुसलसल बोल रहा था। वो दरान उसकी सारी बात बाबा सुनने के बाद उसकी सब बता चुका था कि वो जेसिका पर उसकी तमाम हकीकत खोल चुका है। वो मेरी नहीं जो जज्बात जाहिर कर रही थी। मैं घबरा गया था। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। अनिल ने पैंट की जेबों में से हाथ निकाले और खामोशी से खड़े होते हुए दरान की पुश्त को घूरा था। दरान की ये मुसलसल खामोशी उसकी परेशानी को दोगुना कर रही थी। उसने पहली दफ़ा दरान से बिना पूछे कोई ऐसा कदम उठाया था और अब वो उसके रद्द अमल का मुंतज़िर था, जो उसके लिए ख्याल के मुताबिक यकीनन अच्छा नहीं हो सकता था। तुम्हें बार बार फ़ोन करता रहा, इतने मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा। चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद उसने फिर से बात का सिलसिला जोड़ा, मगर वहाँ तो जनाब सपाट चेहरे के साथ स्विमिंग पूल को घूरते हुए बस सिगरेट के कश लगाने में मसरूफ़ थे। अब की बार अनिल ने पेशानी के बल मज़ीद गहरे किए और आवाज़ को ऊँचा किया। तुम मुझे साथ नहीं लेकर गए, बिना बताए चले गए। ठीक है, मैंने ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन कम अज़ कम मुझे एक कॉल या एक मैसेज तो भेज सकते थे ना। अनिल ने गुस्से से कहने पर दरान एक आईब्रो चढ़ाते हुए हैरत से पलटा था। ओह, तुम क्यों भेजते भाई? मैं होता कौन हूँ तुम्हारा? दरान के पलटने पर अनिल ने जबड़े बीचे ज़्यादा सख्ती दिखाई तो दरान ने आंखें यूं चुन दी की जैसे उसके इस तासुरात पर बहुत हैरत हो रही हो। मैं ही पागल हूँ जो साई की तरह तुम्हारे साथ जुड़ा रहता हूँ। मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अब इससे साई की ज़रूरत नहीं रही है। माना जुएरिया से तुम्हें मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं भी तो उसे भाभी समझता था। अनिल के खफगी भरे शिकवों पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया और फिर उसके फूले फूले हुए मुंह पर दांत खोले हंस दिया। उसके यूं हंस देने पर अनिल हैरान तो बहुत हुआ, मगर हैरत को छुपाकर उसे घूर कर देखा था। हंस क्यों रहे हो? गुस्से से पूछा, लेकिन वहाँ दरान के हंसने में इतना इजाफा हो चुका था कि उसके कंधे धीरे धीरे हिलने लग गए थे। यूं खुलकर हंसते हुए वो कितना मुख्तलिफ लग रहा था। वो कभी यूं नहीं हंसता था। अनिल ने बामुश्किल अपने गुस्से को बरकरार रखा। ये हंसने की बात है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे? ये हंसने की बात है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे? नहीं, तुम टांग ऊपर रख रहे हो। दरान ने बामुश्किल हंसी को दबाते हुए जवाब दिया। अनिल ने हैरत से भवें खट्टी की थी। टांग ऊपर मतलब? मेरे पीछे जेसिका को सब बताने की जो गलती तुमने सरजर्द की हुई है, उससे पहले कि मैं इस पर गुस्सा करूं, तो मुझे अपना गुस्सा दिखा रहे हो। इसको कहते हैं टांग ऊपर रखना। दरान अब मुस्कुराहट दबा रहा था। अनिल ने जज्बस होते हुए चेहरे के तासुरात बदले। वो बात तो सच कह रहा था, लेकिन इस वक्त वो उससे नाराज़ तो था ही, इसीलिए अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। तुम्हें गलत फहमी है कि मैं तुम्हारे गुस्से से डर रहा हूँ। मैं ये सब तुम्हें बताने आया था और बता दिया। वो अब तुमसे मिलना चाहती है, मिल लेना। ठीक है। दरान ने लब भींचे मद्दबाना हंकार भरी। अनिल की बातें बिल्कुल ठीक थीं। जेसिका यूं जज्बाती तौर पर अनिल से जुड़ जाना वाकई उसके लिए परेशानकुन था, इसीलिए उसका किया गया फैसला उसे कैसी हद तक दुरुस्त लगा। अनिल उसे गुस्से से घूरता हुआ पलटा और कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए थे। कहाँ? दरान की अकब से आती आवाज़ पर वो रुका, मगर पलटा नहीं।
फ्लैट जा रहा हूँ, तबीयत बोझल है, आराम करूँगा कुछ देर। बेमुरव्वत और गुस्से में भरा लहजा था, लेकिन ये भी सच था जैसिका के उस दिन से नाराज़ होकर चले जाने के बाद से उसे एक पल भी चैन नहीं था। अजीब बेकली थी जो समझ से बाहर थी। बार बार फ़ोन उठाकर देखता कि शायद उसका कोई मैसेज आया हो, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल खामोश हो गई थी। नाराज़ हो? बहुत, अनिल ने संजीदगी से जवाब दिया। तेज तेज कदम उठाकर बाहर निकला तो अब दरान की वाकई हैरान हुआ था। अनिल का ये अजीब सा रवैया उससे नाराज़गी का सबब तो हरगिज़ नहीं था। उसकी छोटी हिस्स इस सब से उसे सब समझा रही थी। कम अज़ कम तुम दरान कोई तो हमसे बात करता। असफन मलिक के चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। दरांग विला के लाउंज में इस वक्त असफन के अलावा 3 और नफूस उसके सामने खड़े हुए थे। बेहाल रोती हुई रूबी मलिक, परेशान हाल सबरीना और संजीदगी का पैकर बना दारान। अब की बार हार्वी और ब्रूस ने सबरीना के बजाय फ़ोन असफन मलिक को किया था और फ़ोन आते ही उन्होंने सबरीना और दारान को बुला लिया था, जो उनसे ये बात ही छुपाए हुए थे कि बुरहान ने ज्वेरिया को अगवा करने के लिए हार्वी और ब्रूस जैसे खतरनाक लोगों का साथ दिया और अब उनके चंगल में फंसा हुआ है। जिसे हर सूरत सिर्फ दरान ही बचा सकता है। ताया अब्बू, मैं कैसे कर सकती थी बात? आपसे बुरहान ने मना किया था ना। बुरहान वो तो बेवकूफ़ है, अपनी माँ की तरह, इसीलिए आज ये सब भुगत रहा है। असद मलिक का जहाँ परेशान से बुरा हाल था, वहाँ बुरहान की दरान के लिए नफ़रत पर शिकवा था। वो कितना समझाता था बुरहान और रूबी को कि वो दरान से नफ़रत को ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं। और आज बुरहान खुद ही इस नफ़रत की वजह से अपने बिछाए हुए जाल का शिकार हो गया था। असफन की इस बात पर तो टसवे बहाती रूबी ने आंसू से तेरा चर ऊपर उठाया। वो तो उस दिन से रो कर परेशान थी। आज एक नया इंकशाफ हो गया था कि बुरहान ने ये सब दरान से नफरत के बायस और लालच में कर किया था। असफ़ी, आप कैसी बाप हैं? मेरा इकलौता बेटा ज़िंदगी और मौत में लटक रहा है, लेकिन आपको तो बस अब भी मुझे ताना देने की पड़ी हुई है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा उसे। दरान की बात पर रूबी ने चौंक कर दरान की तरफ देखा था। ये वही दरान था जिसके लिए उसके बेटे ने इतनी घटिया चालती चली थी। दरान ने एक निगाहें तीनों पर डाली और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। दरान, रूबी की आवाज़ पर वो रुका और आहिस्ते से चलती हुई दरान के सामने आई थी। निगाहों में नदामत थी। बेटे की मोहब्बत ऐसे ही होती है, जानलेवा, लेकिन आज दरान के सिवा उसके बेटे को कोई नहीं बचा सकता था। वो चाहता तो कभी भी उसे ना बचाता। दरान, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को भी माफ़ कर दो, प्लीज़ उसे बचा लो, मेरे बेटे को वापस ले आओ बेटा। जिंदगी में पहली बार सामने खड़ी ये औरत उसे बेटा कह रही थी। दरान ने बगौर उसके चेहरे को देखा। माँ, कितना अजीब मगर कितना गहरा रिश्ता होता है ये। रूबी जैसे ही कड़वी औरत आज उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। परेशान न हो, वो कल यहाँ होगा। दरान ने तेज़ी से जुमला मुकम्मल किया और फिर रूबी के एतराफ़ से निकलता हुआ आगे बढ़ गया था। फायरिंग की और धमाकों की तेज़ आवाज़ उसके कानों पर देर के पर्दे फाड़ रही थी। छोटे से इस कमरे में मौजूद पलंग के नीचे दुबका कर लेटा वो खौफ और वहशत से थर थर काँप रहा था। सुबह के 10 बजे थे जब हार्वी और ब्रूस उस खुफिया अड्डे पर पुलिस का हमला हो गया था। अमेरिका पुलिस ने इस जगह को ट्रेस कर लिया था। हार्वी के आदमियों ने सरेंडर करने के बजाय उल्टा मुकाबला शुरू कर दिया था और अब बाहर ताबड़तोड़ चलती हुई गोलियां की वजह से बुरहान की जान हलक में आ चुकी थी। ठंडे पसीने से हथेलियाँ तर थीं, सीने में घुटन बढ़ रही थी, उसकी आंखों के आंसू निकलने लगे थे। वो कौन सी बदबख्त घड़ी थी जब वो लालच में आ गया था और दरान के खिलाफ चल में हार्वी ब्रूस का साथ दिया। भूख, प्यास और अब ये हमला, उसे अपनी मौत का वक्त करीब नज़र आ रहा था। ये एकदम से उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने ज़ोर से टांग मारी थी और फिर 2-3 धमाकों के बाद दरवाज़ा दीवार से उखड़ कर ज़मीन बोस हुआ था। बुरहान ने कांपते हुए आंखें मींच लीं। ए, निकलो बाहर, उठो यहाँ से। कोई पलंग के नीचे झुका उस पर चीख रहा था। बुरहान ने सहम कर उसकी तरफ देखा। वो अमेरिकन वर्दी में मलबूस पुलिस ऑफिसर था। वो उस पर बंदूक ताने उसे पलंग के नीचे से बाहर आने का कह रहा था। बुरहान साकिन उसे फटी फटी आंखों से बस देख रहा था। जब उसने गिरबान से घसीट कर उसे बाहर निकाला, बुरहान ने आंखें ज़ोर से मींच लीं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं उनका साथी नहीं हूँ। चुप, बिल्कुल चुप, ये वर्दी पहन लो जल्दी अभी। पुलिस ऑफिसर की आवाज़ पर उसने हैरत से आंखें खोलीं। पुलिस ऑफिसर हाथ में एक अदद पुलिस वर्दी थामे खड़ा हुआ था। सोच क्या रही हो, फ़ौरन पहनो इसे, हमें निकलना है यहाँ से। तेज़ी से वहाँ से निकली और इस जगह से कुछ दूर जाकर सड़क पर खड़ी एक और कार के पास रुकी थी। इस कार से निकलकर दूसरी कार में जैसे ही बैठा, कार की ड्राइविंग नशिस्त पर बैठे दरान को देखकर वो मंजमंद हुआ था। सिया सूट में मलबूस, सिया चश्मा आंखों पर सजाया दरान पुरवकार अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। बुरहान के हाथ अब भी बेतहाशा काँप रहे थे।
लो पानी पियो। दरान ने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई थी। दरान के इस तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए उस लम्हे उसका दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। परेशान न हो, तुम महफूज हो, अब पानी पियो। दरान की आवाज़ पर निगाहें चुराती पानी की तरफ हाथ बढ़ा गया था। नदामत से गड़ जाने जैसा मुकाम था वो लम्हा था जब उसने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा और महसूस किया था। उसके लिए तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि दरान उसकी मदद को पहुंच गया था। दरान अब मसरूफ़ अंदाज में गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा रहा था और कुछ देर में ही गाड़ी शफाफ सड़क पर दौड़ने लगी। वो कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था और दरान ने उसके बाद से कोई बात नहीं की थी। दरान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत बुरा किया। मैं लालच में और तुमसे नफ़रत में इतना अंधा हो गया। नदामत में डूबा लहजा था जो कार की खामोशी में गूंज रहा था। दरान अभी चुप था। मैं तुम्हारी बराबरी करना चाहता था, तुमसे आगे निकलना चाहता था। बुरहान गर्दन झुकाए हुए सर को दाएं बाएं जनबिशे देते हुए दिलगीर और नादम लहजे में कह रहा था, मैं तुम जैसा कभी नहीं हो सकता। ना तुम जैसा हौसला है मुझ में और ना ही तुम जैसा ज़र्फ़। तुमने मुझे बचाकर मेरी गर्दन को नदामत की बोझ से झुका दिया है। उसने बात करते हुए आहिस्ते से सर ऊपर उठाया और ताहनूस खामोशी से ड्राइव करते हुए दरान की तरफ देखा था। मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। दरान ने सपाट लहजे में उसकी बात काटी तो वो एकदम से चुप हुआ था। शुक्रिया अदा करना है तो सबरीना का करना। मैंने तुम्हें सिर्फ उसके कहने पर बचाया है और वो जिस शख्स की बेटी है मैं ताउम्र उसके एहसानात के बोझ तले दबा रहूँगा। वो अब दमज़ादे दरान को सुन रहा था जो उसकी तरफ देखे बिना ही बात कर रहा था। शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का करना जिसके लिए तुमने इतनी बड़ी चाल चली थी और उसने मुझे कहा कि आप मेरा कोई बदला बुरहान से नहीं लेंगे। बुरहान ने निगाहें झुका दी थी। वो जुवेरिया की बात कर रहा था। हाँ, वो इस बात पर यकीन कर सकता था। ये बात उस जैसी आला ज़र्फ़ की लड़की ही कर सकती थी। मैं अपनी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने वाली एक आंख नोच लूं, लेकिन जब वो खुद मुझसे वादा ले कि मैं तुम्हें हाथ ना लगाऊं तो मैं क्या कर सकता हूँ। आए हाय। दरान ने कंधे उचकाए थे, एक निगाह उस पर डाली और फिर से सड़क की जानिब मोड़ दी थी। मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि तुम्हें अभी गाड़ी से उतारूं, सामने सड़क पर खड़ा करूं, तुम पर गाड़ी चढ़ाऊं और कुचलता हुआ ऊपर से गुजर जाऊं। दरान ने इतनी संजीदगी से कहा कि वो बेसाख्ता ही उसकी इतनी वहशाना सोच पर थूक निकल गया था। लेकिन मजबूर हूँ, एक तरफ यावर चाचू की बेटी के शौहर हो तो दूसरी तरफ मेरी बीवी का मुझसे लिया गया वादा है, इसीलिए मुझे अपनी ख्वाहिश का गला घोटना पड़ रहा है। वो संजीदगी से अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद ड्राइविंग में मसरूफ़ था। बुरहान ने उसके बाद बोलने की हिम्मत ही नहीं की थी। अमेरिका में 20वीं सदी का एक और शफाफ और रोशन दिन अपने उरूज से ज़वाल की तरफ भागा जा रहा था। कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट में लोगों की गहमा गहमी उरूज पर थी। जहाज़ मुख्तलिफ मुल्कों के लिए वक्फे से उड़ान भर रहे थे। कुछ लोग आ रहे थे और कुछ जा रहे थे। इन आते जाते लोगों में एक वही थी जो कितने घंटों से इंतज़ार गाह में लगे सोफ़े पर परेशान हाल बैठी हुई थी। नवीन के साथ शादी करने के बाद आज दूसरा दिन था और उन्हें आज पाकिस्तान के लिए निकलना था। नवीन 5 माह तक उसके साथ उसके फ्लैट में छुपा रहा था और अब आखिरी दफ़ा कैफ़े में अपने कुछ ज़रूरी कागजात लेने के लिए गया था। कैफ़े में उसके पार्टनर और दोस्त ने उसका बहुत साथ दिया था और अब भी उसके पासपोर्ट लेकर खुफिया तौर पर उसे पाकिस्तान जाने का सारा इंतज़ाम उसी ने किया था। उसने आज नवीन को कुछ अहम कागजात देने के लिए उसे बुलवाया था। नवीन ने उसे ताकीद की थी कि वो एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार करे। वो कैफ़े से सीधे एयरपोर्ट आएगा और फिर यहाँ से वो लोग पाकिस्तान के लिए निकल जाएंगे। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और नवीन नहीं आ रहा था। उनकी फ़्लाइट अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी और नवीन की कहीं कोई खबर नहीं थी। वो बेचैनी से बार बार हाथ में बंधी हुई घड़ी को देख रही थी और अभी आते जाते लोगों को। इनका जहाज़ उड़ान भर चुका था लेकिन नवीन का अब तक कहीं कोई पता नहीं था। अब तो यहाँ बैठना बेकार था। वो अभी बेचैनी से अपनी जगह से उठी थी जब सामने से आते असफंद को देखकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी थी। असफंद, कहाँ थे तुम और नवीन कहाँ है? फ़्लाइट का वक्त गुजर गया, मैं इतनी परेशान हूँ यहाँ। वो परेशानी में पूछती हुई अचानक खामोश हुई थी। असफंद का जर्द चेहरा और नम आंखें उसने सब देखी थीं। उसका चेहरा लट्टे की मान सफ़ेद था और आंखें न सिर्फ नम थीं बल्कि सुर्ख हो रही थीं। असफंद? बहन एक सेकंड में ठंडका था। उससे फीकी सी आवाज़ उभरी थी। जिस्म के रोंगटे खड़े हो चुके थे और दिल खौफ से धड़कने लगा था। असफंद, नवीन कहाँ हैं? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। कैफ़े में ब्लास्ट हो गया। नवीन भाई हमें छोड़कर चले गए। असफंद बामुश्किल हम जुमला अदा कर सका जबकि सामने खड़ी किंजा इर्द गिर्द का मंजर घूम गया था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। साकन वजूद धड़ाम से ज़मीन पर गिरा था। किंजा। असफंद घबरा कर घुटनों के बस ज़मीन पर बैठा। किंजा पार कर फर्श पर बेसूद पड़ी हुई थी। बारवली हिल्स रात के इस पहर में रोशनियों से दमक रहा था।
ये वर्ड इंग्लिश में ही लिख देते भाई, पता नहीं क्या वर्ड है, कि इस फ्लैट के दरवाजे के सामने जेसिका दम साधे हुए खड़ी थी। सिया टी शर्ट के नीचे लंबी भूरी स्कर्ट पहने, बालों की ऊंची पोनी बनाए हुए, कंधे पर बैग लटकाए हुए और हाथ में सिया फाइल थामे वो मुस्तरिब खड़ी हुई थी। वो आज दरान से मिलने अनिल के फ्लैट पर आई थी। आज शाम बेकरी में ही उसे एक अनिल का पैगाम मिला था। दरान ने कहीं बाहर मिलने से इनकार कर दिया था। वो अभी उसका और अपना रिश्ता दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था। अजीब सा एहसास था जिसमें गिरी वो अभी दरवाजे को ही घूर रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुल गया। अनिल सामने खड़ा था। दोनों की निगाहें बेसाख्ता मिली थीं। वो आज 3 हफ्ते बाद उसे देख रही थी। बढ़ी हुई शेव और बिखरे बाल। उसने पहले कभी अनिल को इस होलिये में नहीं देखा था। वो तो हमेशा नक्सक से तैयार और सूट बूटेड रहता था। अंदर आओ, अनिल ने आहिस्तेगी से कहा और पीछे होते हुए रास्ता दिया था। वो कंधे पर बैग स्ट्रिप दुरुस्त करती हुई आगे बढ़ी और जैसे ही लॉन्ज में पहुंची कदम थम गए थे। दरान सामने सोफे पर बैठा था। वो पहली दफ़ा उसे यूं टीवी और सिनेमा स्क्रीन के बजाय अपने सामने देख रही थी। सफ़ेद ढीली सी टी शर्ट के नीचे नीली जीन्स पहने वो सुपरस्टार आम से होलिये में भी बेहद हसीन लग रहा था। वो ना सिर्फ बेहद खूबरू था बल्कि आज तो हर लिहाज से किंजा पार्कर की झलक दे रहा था। वो अक्सर ये सोचती थी और अफसोस करती थी कि उसकी माँ इतनी खूबसूरत है लेकिन उसकी बहुत कम नुकोश अपनी माँ से मिलते हैं। आज दरान को देखकर लगा वो उनके सारे नुकोश चुराए हुए था। बड़ी और घनी पलकें और लंबी पुरकशिश आँखें, रोबदार नाक, खूबसूरत तराश के होठ और घने बाल। दरान एक उसको देखकर सोफे पर से उठ खड़ा हुआ था। अजीब लम्हा था, एक बहन भाई के मिलने का लम्हा। वो बहन भाई जो एक ही माँ के बातिन से पैदा हुए मगर अब इतने बरसों बाद इस बात से अनजान रहे। वो यूं ही छोटे छोटे कदम उठाती सोफे के पास आई। दरान ने उसे बैठने के लिए इशारा किया और उसके बैठते ही खुद भी बैठ गया। जेसिका ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को सोफे के सामने रखी मेज़ पर रखा। अगर तजबस का शिकार वो थी तो दरान भी अजीब कशमकश का शिकार ही लग रहा था। वो दरान के बोलने के मंतज़िर थी और शायद दरान उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वो खामोशी से सर झुकाए हुए, घुटनों पर कोहनियाँ टिकाए, हाथों के पंजों को आपस में मिलाए हुए सर झुकाए बैठा हुआ था। कुछ दूर फासले पर रखे काउच पर अनिल बैठा था। वो भी दोनों की खामोशी को देख रहा था। कुछ कहेंगे नहीं? तुम कुछ कहो। ये कागजात, ये सब, इन सब की ज़रूरत नहीं थी। क्या आप जानते हैं आपकी शक्ल मामा से कितनी मिलती है कि जब अनिल ने मुझे सब बताया तो मुझे यकीन करने में एक सेकंड नहीं लगा। मेज़ पर रखी फाइल की तरफ इशारा करते हुए मुबहिम से मुस्कुराई थी। ये फाइल दरान ने ही उसे भिजवाई थी जिसमें तमाम सबूत मौजूद थे जिससे ये बात साबित होती कि वो किंजा पार्कर का ही बेटा है। बस एतराज़ है तो इस बात का कि आप इतने सालों से ये सब छुप कर क्यों कर रहे थे। मुझे पैसों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी। आखिरी अल्फाज पर जेसिका के लहजे में नमी का अंसर शामिल था। दरान ने उसके मासूम से चेहरे को मोहब्बत और शफकत से देखा था। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आपके पास झूठे ही सही लेकिन बहुत से रिश्ते तो थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं बहुत बहुत थक चुकी हूँ। आंसू टूट कर गाल पर गिरा था। दरान ने जब से लब भींचे, ऐसे जैसे उसका ये आंसू उसके दिल पर गिरा हो। मामा ने आपके बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की। कभी गुस्सा करती थी, चिल्लाती थी, लेकिन आपके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। मैं याद नहीं हूँगा उनको। उफ, ये लहजा। दरान की आवाज़ का भारीपन उसके दिल पर पड़ते बोझ की अक्कासी कर रहा था। शायद वो भी रोता था लेकिन उसके आंसू अंदर गिर रहे थे, इसीलिए आवाज़ लड़खड़ा रही थी। आप सही कह रहे हैं, उन्हें तो मैं याद नहीं रहती थी जो हर दम उनके साथ थी। एक तल्ख और माजी की तकलीफ दे लम्हों की चुभन लिए मुस्कुराहट ने उसके लबों को घिराव किया था। जेसिका ने हाथ की पुश से आंसू साफ किए और उन्हें फिर से गोद में धर लिया था। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलने जा रही हूँ, आप साथ चलेंगे? वो दरान से सवाल पूछ रही थी। वो खुद तो हर माह बाद या कुछ हफ्तों बाद किंजा को देखने ओल्ड होम ज़रूर जाती थी। किंजा पार्कर की सेहत अब बिल्कुल ठीक थी और उसे अस्पताल से ओल्ड होम में मुंतकिल कर दिया गया था क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर तो अब बहुत बेहतर थी लेकिन जहनी तौर पर ठीक नहीं थी। वो बहुत खामोश रहती थी और घंटों एक ही नुक्ते पर निगाहें जमाए रखती थी। दरान तो जैसे उसके सवाल पर मुतमस्सिम हुआ था और फिर आहिस्ते से सर को नफ़ी में जनबिश दी थी। क्यों? आप क्यों नहीं आपको चलना चाहिए। नहीं, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता और तुम भी कभी उनसे मेरा जिक्र मत करना। मगर कभी मत करना। दो टूक लहजा था। जेसिका ने दुख से उसके चेहरे की तरफ देखा था और फिर जज्बात में सर हिला दिया था। खामोशी फिर से वक्त को निगलने लगी थी। 1 2 3 सेकंड। ये तुम्हारी नई फ्लैट की और कार की चाबी है। मुझे नहीं चाहिए।
तुमसे पूछ थोड़ी रहा हूँ कि तुम्हें चाहिए या नहीं। मैं मुसलमान हूँ और हमारे यहाँ शादी से पहले तक बहन की तमाम जिम्मेदारी भाई पर होती है। दरान के रोबदार लहजे और बात पर वो कुछ भी कहे बिना चाबी थाम गई थी। उसकी शख्सियत, उसकी बात करने का अंदाज, वो असल ज़िंदगी में भी किसी हीरो से कम नहीं था। तुम कल से बेकरी नहीं जाओगी, ये यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म है, पढ़ाई शुरू करो अपनी। दरान ने अब मेज़ पर से उसे फाइल उठाकर उसके सामने रखी। यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स का नाम पढ़ते ही उसने एक झटके से सर उठाकर दरान की तरफ देखा था। आपको कैसे पता चला कि फ़ाइन आर्ट्स में पढ़ना मेरा ख्वाब है? मुझे सब पता है, बस अभी सबके सामने ये बात नहीं खोल सकता कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करना और ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वाओ, अच्छा भाई, सामने आ जाओ भाई, सबसे कह ही दो कि हाँ ये मेरी बहन है, सिक्योरिटी भी दे दियो ज्वेरिया की तरह। वो एकदम से सोफे पर से खिसकते हुए आगे हुई और दरान के कंधे पर सर रख दिया था। मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, साथ था और हूँ। शिफ्टिंग कर लेना, अनिल यहीं रहेगा तुम्हारी मदद के लिए। मुझे कल पाकिस्तान जाना है। दरान ने उसके गाल पर शफकत से थपकी देते हुए कहा तो उसकी निगाहें बेसाख्ता ही कुछ दूर बैठे अनिल पर उठी थीं। वो एकदम से चेहरे के तासुरात बदल गए। आप फिक्र न करें, मैं कर लूँगी सब। आपके अनिल की मुझे ज़रूरत नहीं है। खुदरा और सपाट लहजा था। दरान ने गहरी सांस ली और एक निगाहें अनिल पर डाली थीं, जिसके दिल पर जैसिका की ये बात हथौड़े की तरह बरसी थी। दरअसल ये जो भी करता है मेरे कहने पर ही करता है, जो भी करता रहा मेरे कहने पर ही करता रहा। जानती हूँ, लेकिन तब आप मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था। अब मैं आपको जानती हूँ तो मुझे आपके पीए की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मेरा पीए नहीं, मेरा वाहिद दोस्त और मेरा सब कुछ है। अब की बार दरान मुस्कुराया और लफ्ज़ों पर जोर दिया, क्योंकि अनिल का उतरा चेहरा वो अच्छे से महसूस कर सकता था। खुशी हुई ये जानकर, लेकिन मुझे आपके दोस्त की कोई मदद नहीं चाहिए। ओफ, वो तो बहुत संजीदा थी। दरान उसके चेहरे पर बढ़ती संजीदगी देखकर फ़ौरन हाथ ऊपर उठाया था। ओके ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। चलिए, मुझे अब जाना है, फिर मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अब आपसे मिलने के लिए मुझे आपके पीए से रब्ता नहीं करना होगा। काटदार लहजा था। अनिल का चेहरा मज़ीद उतर गया था, जबकि दरान का नखियों से बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए अपनी जगह से उठा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जब चाहो मुझसे कॉल कर सकती हो, और ये क्रेडिट कार्ड रख लो। दरान ने जेब में हाथ डाला और एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया था। अब की बार जैसिका ने बिला झिझक कार्ड थामा और फिर दरान से गले मिलकर अनिल की तरफ बिना देखे ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दरान अब भी जांचती निगाहों से अनिल का उतरा चेहरा देख रहा था, जो खामोशी से दोबारा सोफे पर बैठ रहा था। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। मुझे ये नावल एक ही पार्ट में कंप्लीट करना था, पर मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जितना मैंने रीड किया है लमसम 1.5 घंटे का, और अभी इतने ही 100 पेजेस और रह गए हैं, इतना ही टाइम लगेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। ये सेकंड लास्ट पार्ट समझ लीजिए आप। लास्ट पार्ट आपको एक आध दिन में मिल जाएगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।